हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा क्लास 12 का नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है। बेसिकली ब्रांच शुरू होने वाला है और उसमें काफी सारे चैप्टर्स मिलेगा, काफी सारे कंसेप्ट मिलेगा। पूरा 11th 12th अभी तक आपकी जिंदगी में जितने भी मैथमेटिक्स आए, अप्लाइड मैथ्स के सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच, उसको छोड़ के कुछ नहीं हो सकता और वो है हमारा कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस का पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले, जिसके बिना शायद ही आप डिफरेंशियल कैलकुलस को समझ पाओ, है ना। पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस आपके लिए समझना इम्पॉसिबल हो जाएगा लगभग, अगर आपने ये चैप्टर सही से नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आप जानते हो ऑफिशियली ये 11th का टॉपिक होता है, बट अपन लोग इसको 12th में कवर करते हैं। ठीक है, उसका वजह भी है बिकॉज एक कंटिन्यूएशन मेंटेन रहता है। ठीक है, और 11th में अगर आप एनसीईआरटी पार्ट सिर्फ कर रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए, वो कहीं ना कहीं मोर देन इनफ है। तो इसमें काफी सारे बातें होंगे। ठीक है, और जो बच्चे ये समझ रहे हो कि अपने को तो सिर्फ बोर्ड का तैयारी करना है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, तो आप फंसोगे पहले ही। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी 4 मार्क का एक क्वेश्चन तो आता ही है हर साल, और अल्टरनेट ईयर्स में 5 मार्क का क्वेश्चन आता है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो वो टॉपिक तो आपका पूरा खराब हो जाएगा अगर आपको लिमिट समझ नहीं आया, क्योंकि लिमिट होता है उसका लैंग्वेज। ठीक है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के जितने भी प्रॉब्लम्स है सारे के सारे लिमिट के थ्रू ही अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, तो कहीं ना कहीं ये बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक सवाल तो पक्का मिलना ही है। ठीक है, तो अहमियत बहुत ज्यादा है। पूरा कैलकुलस शुरू होने वाला है आज, बहुत दिन तक चलेगा, लगभग 3 महीना चलेगा ये, है ना। जून जुलाई अगस्त सितंबर मिड तक, सितंबर आखिरी तक तो ये चलेगा लगभग से। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, आपको ध्यान से पढ़ना है। और एक चीज मैं बोल रहा हूँ, आपको बस फंक्शन का रिक्वायरमेंट है इस चीज को समझने के लिए, सिर्फ फंक्शन का, और बेसिक इनइक्वालिटीज वगैरह तो फंक्शन ही होता है। और अगर आपने इस ब्रांच को जेब में घुसा दिया ना, तो कहीं ना कहीं मैथ्स आपका सुधर जाएगा, आप याद रखिएगा। क्योंकि बाकी चैप्टर्स अगर आपका वीक भी है ना, तो इसका कॉन्फिडेंस आपको उस चीज को डेवलप करा देगा। समझ में आ रहा है ना, इसका कॉन्फिडेंस, इस ब्रांच का कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। वो कहीं ना कहीं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलजेब्रा में हेल्प कर देगा। समझ में आ रहा है ना, और ट्रिग्नोमेट्री सभी को आता है। तो लिमिट्स का अगर मैं बात करूं वो कैलकुलस का पहला ब्रांच है और उसी चीज को आज हमें स्टार्ट करना है। पहले लिमिट होगा, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, फिर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 6 ब्रांचेस, फिर इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन होकर के हमारा कैलकुलस का अंत होगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। जिसको आता है उसको बहुत अच्छे से आता है, जिसको नहीं आता है उसको कुछ नहीं आता है। समझ में आ रहा है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिदम पकड़ना बहुत जरूरी है। जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसी प्रकार से सीखने की कोशिश कीजिएगा, तभी जाकर के जो चीजों को है ना बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये प्रैक्टिस डिपेंडेंट है। ठीक है, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस अपने सामने से जितने आप गुजारोगे, उतना ही टॉपिक जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर जो है कैलकुलस का, लिमिट। ठीक है, तो लिमिट का अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला ये बात आता है इसमें कि सर आप जो है वो लिमिट तो पढ़ा रहे हो, बट लिमिट हमें किस चीज का निकालना है। समझ में आ रहा है ना, सबसे पहले ये हमें डिसाइड करना है कि लिमिट जो है वो किस चीज का निकालना है। ठीक है, फिर हमारे पास ये सवाल आता है कि जिस चीज का भी लिमिट निकालना है, ठीक है, वो क्यों निकालना है, वो क्यों निकालना है। और थर्ड सबसे आखिरी बात ये आता है कि कैसे निकालना है। अगर निकाल क्यों निकालना है ना, व्हाट, ठीक है, व्हाई और हाउ। ठीक है, ये 3 सवाल है चैप्टर के आगे। समझ में आ रहा है ना कि सर लिमिट कर रहे हो, किस चीज का लिमिट कर रहे हो ये तो बताओ, क्यों कर रहे हो ये तो बताओ, और कैसे करोगे ये बताओ। समझ में आ रहा है ना कि सबसे पहले ये 3 सवाल आता है हमारे पास। तो अगर मैं किस चीज का लिमिट स्टडी करने जा रहा हूं वो अगर मैं आपको बताता हूं तो क्लियरली ये जवाब है किसका, फंक्शंस का। ठीक है, अभी फंक्शंस का लिमिट क्यों आपको स्टडी करना है। फंक्शन तो है, खुश है वो अपने अपने दुनिया में, तो पूरा खुश है, उसको लिमिट करके क्यों हमारे दिमाग खराब कर रहे हो, वजह जरूरत है उसका, बताते हैं क्यों करोगे। टू रिमूव इनडिटरमिनेंसी, ये वर्ड यूज रखना। ठीक है, ये पूरा दिमाग में आपको घुस जाना चाहिए। टू रिमूव इनडिटरमिनेंसी, इनडिटरमिनेंसी, इस चीज को रिमूव करने के लिए हमें लिमिट को समझना है और कहीं ना कहीं उस चीज को पढ़ना है। और कैसे करेंगे वो तो थ्रू आउट द चैप्टर देखेंगे ना, कैसे लिमिट निकालेंगे वो तो थ्रू आउट द चैप्टर हम देखेंगे। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, वो आगे आपको पता चलेगा। अभी अपने ये बोल दिया कि फंक्शन का लिमिट निकालेंगे, तो अभी आपके मन में ये सवाल आएगा फंक्शन का लिमिट क्यों निकाल रहे हो सर। टू रिमूव इनडिटरमिनेंसी। इनडिटरमिनेंसी क्या है देखेंगे, आज के लेक्चर में देखेंगे सारी चीजें। आप थोड़ा सा
ध्यान से थोड़ी देर के लिए मेरे बातें प्रॉपरली सुनते जाओ, आपको चीजें जो है वो समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते चलो, है ना। शुरू करते। मैंने आपको मान लो एक फंक्शन दिया। ठीक है, मैंने आपको एक फंक्शन दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, प्रॉपरली मैंने आपको एक फंक्शन दे रखा है, मान लो x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। ठीक है, और मैं कहीं ना कहीं आपको बोल रहा हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है? आपका छोटे भाई ने आपको पूछा कि भैया आप मुझे ये बताओ कि ये एक्सप्रेशन मुझे मिला x इक्वल टू बाकी सारे वैल्यूज पे तो मैं आंसर निकाल रहा हूँ, बट x बराबर 3 पे ना इसका आंसर मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। कुछ अजीब सा मुझे वैल्यू मिल रहा है 0/0, जिसके बारे में मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं 0 0 कैंसिल करके आंसर 1 लिख दूं या फिर न्यूमरेटर में 0 है उस वजह से आंसर 0 दे दूं। ठीक है, तो ये चीज हमारे को क्लियर नहीं हो रहा भैया, आप मेरे को क्लियर करो। तो आप सोचने बैठोगे भाई, आप सोचने बैठोगे कि वाकई इस चीज का, इस एक्सप्रेशन का x इक्वल टू 3 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो आ ही नहीं आ रहा है क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं निकल रहा है इस चीज का, है ना, x इक्वल टू 3 पे। समझ में आ रहा है? तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पे इस फंक्शन का एब्सोल्यूट वैल्यू जो आप निकालते हो ना, वैल्यू जिसको बोलते हो, इतना दिन से वैल्यू जिसको बोल के आ रहे हो, वो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। वो एब्सोल्यूट वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन का x इक्वल टू 3 पे नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहां तक बोल के आपने उसको भेज दी। समझ में आ रहा है ना? तो मैंने क्या किया, मैं जब आपको ये क्वेश्चन दिया तो मैंने बोल दिया कि भाई तेरे पास एक फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 9 बाई x माइनस 3 जो कि डिफाइंड है जब x का वैल्यू 3 नहीं है। बिकॉज आप जानते हो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3। समझ में आ रहा है? तो 3 पे तो कोई ना कोई वैल्यू मुझे देना होगा ना, तो 3 पे मैंने वैल्यू दिया और 3 पे जो मैंने वैल्यू दिया वो कहीं ना कहीं मान लो 2 है। समझ में आ रहा है? 3 पे जो मैंने वैल्यू दिया वो कहीं ना कहीं क्या है, 2 है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ध्यान से मेरी बात समझना, डीप में घुसने जा रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से मेरी बात को समझना। पहला सवाल, क्या इस फंक्शन का x इक्वल टू 3 में वैल्यू निकाल सकते हो? आप बोलोगे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। इसीलिए इस प्रकार के फंक्शन का इस जगह पे, हर जगह पे नहीं, इसी जगह पे हम लिमिट स्टडी करते हैं। नहीं आ रहा है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ रहा है तो आजू बाजू पे वैल्यू ढूंढना पड़ेगा ना उसका, उसको बोलते हैं अपन लिमिटिंग वैल्यू। समझ में आ रहा है ना? और x इक्वल टू 3 पे अगर यहाँ पे x प्लस 3 होता तब तो x इक्वल टू 3 डायरेक्टली पुट करके वैल्यू निकाल देता, वो क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाता। बट ये जो है, ये अभी x इक्वल टू 3 पे क्या वैल्यू देने के लिए तैयार है, लिमिटिंग वैल्यू देने के लिए तैयार है। और वो कैसे सोचना है, कैसे समझना है, कैसे सीखना है, वो हम कंक्लूड कर रहे धीरे धीरे। आप थोड़ा सा इंतजार करो और मेरे साथ में बने रहो, ध्यान देखो। तो मैंने क्या किया, थोड़ी देर बाद आपको एक फंक्शन डिजाइन करके दे दिया जो कि ये है when x is not equals to 3 and fx is equal to 2 when x is equal to 3। समझ में आ रहा है ना? चलो, अभी आपने क्या किया, आपने किए, आप बोलोगे सर मेरे को तो मैथमेटिक्स आता है और मैं जो है ना इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, x माइनस 3 को उड़ा दोगे आप यहाँ पे कहीं ना कहीं x प्लस 3 निकाल करके लेके आ जाओगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो, तो ये आगे आपके पास रिडिफाइंड फंक्शन, ठीक है, और ये क्या है आपका y बराबर fx। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस चीज को ना मैं प्लॉट कर रहा हूं, प्लॉट करने जा रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से मेरे साथ समझते जाओ। ठीक है, इस चीज को मैं प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान से देख मेरी बात, सुनना मेरी बात अच्छे से। ये x से y है, ये क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 3। दिस इज स्ट्रेट लाइन विच फ्रॉम 1 तो कहीं ना कहीं ऐसे होगा, 0 पे कितना देगा, 3 दे रहा होगा। 0,3 भी लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली 3 लिखो, समझ ही आता है इतना। ठीक है, बट ये लाइन जो आपने बनाया, क्या ये फॉर ऑल x बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। ये किसके लिए नहीं बनेगा? x इक्वल टू 3 के लिए नहीं बनेगा। x इक्वल टू 3 पे वैल्यू कितना आ रहा था, शायद ये कितना है, देखो x प्लस 3 है ना, तो x इक्वल टू 3 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा है? x इक्वल टू 3 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। बट ध्यान से सुनो बेटा, एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि x इक्वल टू 3 पे जो वैल्यू 6 आ रहा है, क्या वो 6 हो सकता है? नहीं, बिकॉज ये जो ग्राफ आपने ड्रॉ किए, ये ग्राफ फॉर ऑल x डिफाइंड है एक्सेप्ट x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 पे जो यहाँ पे वैल्यू होगा उस जगह पे सर्कल लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना? उस जगह पे सर्कल क्यों लगेगा? क्योंकि x इक्वल टू 3 इस फंक्शन का डोमेन में नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो सिर्फ इसको जब मैं पुट कर रहा हूं तो x इक्वल टू 3 को इंक्लूड नहीं करूंगा। अभी मैंने तो आपको पूरा रियल नंबर में फंक्शन डिफाइन करके दिया ना, x इक्वल टू 3 पे दूसरा वैल्यू दे करके दिया, तो उसको आप प्लॉट करो।
x इक्वल टू 3 पे जो दूसरा वैल्यू मैंने आपको दे करके दिया वो क्या है, 2 है। समझ में आ रहा है ना, वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये जो आपका ओपन सर्कल है वही कहां पे गिर गया, 2 पे गिर गया। समझ में आ रहा है ना। तो दिस इज द कंप्लीट ग्राफ ऑफ y बराबर fx। ये जो fx मैंने लिखा, ये जो fx लिखा उसका कंप्लीट ग्राफ हो गया ये। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अभी ना मेरे को समझाने में और आसानी होगा, इसीलिए मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल क्या आया था हमारे पास, चैप्टर पढ़ रहे थे हम लिमिट, ठीक है। किसका पढ़ेंगे, फंक्शन का पढ़ेंगे। आप बोलोगे फंक्शन के साथ छेड़खानी क्यों कर रहे हो, इस प्रकार की चीजों के लिए, क्योंकि हर फंक्शन हर जगह पे डिफाइन नहीं होता है ना। जहां पे डिफाइन नहीं होता है तो उस जगह पे उसका लिमिटिंग नेचर हमें स्टडी करना होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, आसपास तो वैल्यू ढूंढना पड़ेगा ना। अगर एब्सोल्यूट नहीं मिल रहा है तो बैठे रहोगे क्या, आसपास वैल्यू ढूंढना होगा। आसपास वैल्यू ढूंढने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। इतना समझ में आ गया। अभी क्यों पढ़ेंगे, ध्यान से देखो, क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ेंगे, उस चीज को ध्यान से समझो। क्या किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे अगर एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ रहा है, तो जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आएगा तो हम हमेशा क्या लिमिटिंग वैल्यू के पीछे भागेंगे, क्या हमेशा किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू ऐसे ही निकाल सकते हैं क्या। लिमिट चैप्टर इतना ही फालतू चैप्टर है कि कभी भी आप लिमिट किसी भी जगह पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आया, चलो लिमिटिंग वैल्यू निकाल देते हैं। नहीं, कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, उसके ऊपर बेस करके अपने को यह बताना पड़ता है क्या फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू आ सकता है या नहीं। हर फंक्शन का हर जगह पे हर x के वैल्यू पे लिमिटिंग वैल्यू जो आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, बट वो कब आएगा, जब उसका लिमिट एग्जिस्टेंस का कंडीशन सेटिस्फाई होगा। वो क्या होगा और कैसे होगा वही देखते हैं अपन। समझ में आ रहा है ना। तो यहां तक अब अभी तक हमने क्या क्या बात कर लिया कि एक फंक्शन दिया गया आपको, ये x इक्वल टू 3 पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दे रहा है, इस वजह से इसका लिमिटिंग वैल्यू के पीछे भागना पड़ रहा है। अभी मुझे पता नहीं कि इसका लिमिटिंग वैल्यू आएगा या नहीं आएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू आएगा एट x इक्वल्स टू 3 या नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं आ रहा है, अभी हम लिमिटिंग वैल्यू के बारे में सोचने जा रहे हैं, तो लिमिटिंग वैल्यू आएगा या नहीं वही हमें सीखना है। अभी समझ में आ रहा है ना। अगर आएगा तो कब आएगा वही देखना है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो और प्रॉपर्ली चीजों को ऑब्जर्व करो। देखो, आपके पास जो फंक्शन था y बराबर f ऑफ x, क्या था, x प्लस 3 when x is not equal to 3 and 2 when x is equal to 3। इस प्रकार से मैंने रीडिफाइन करके आपको फंक्शन दे रखा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो, तो यहां से मुझे आपको क्या समझ में आता है, यहां से आपको ये समझ में आता है सर आपने फंक्शन का ग्राफ तो बहुत खूबसूरत बना है, सब कुछ ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी प्रॉब्लम यह है कि ये एक्सप्रेशन जो आपने दिए थे ना सर, उसका x इक्वल टू 3 पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ रहा। अभी लिमिटिंग वैल्यू हम निकालने के बारे में जा रहे हैं, बट लिमिटिंग वैल्यू क्या निकाल सकते हैं या नहीं वो पहले बताओ। पहला पॉइंट वो बताओ, क्या इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं, अगर निकाल सकते तो कब निकाल सकते वो पहले बताओ। और दूसरा ये बताओ कि अगर लिमिटिंग वैल्यू क्यों निकाल रहे हो वो तो समझ में आ गया, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ रहा है, वो x इक्वल टू 3 उसमें पुट करने के बाद क्या आ रहा था, 3 स्क्वायर माइनस 9/3 माइनस 3 तो 0/0 आ रहा था। इसको इनडिटरमिनेसी बोलते हैं। इस प्रकार के फॉर्मेट को इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला जाता है। थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे। दुनिया में पूरा दुनिया में सिर्फ 7 प्रकार के इनडिटरमिनेसी होते हैं। उन 7 प्रकार के इनडिटरमिनेसी को हम देखेंगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो उनको देखने के बाद आप और अच्छे से समझ जाओगे चीजों को। मुद्दे का चीज है कि इनडिटरमिनेंसी आ रहा था, उस इनडिटरमिनेंसी को रिमूव करने के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। रिमूव करना, उन इनडिटरमिनेंसी को रिमूव करके हम उसका लिमिटिंग वैल्यू के बारे में जज करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है, चलो देखते हैं। अभी आप ध्यान से देखो, एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं। जैसे जैसे अभी x इक्वल टू 3 पे तो फंक्शन का लिमिटिंग एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ रहा है, फंक्शन को मैंने डिफाइन करके दिया। इस चीज के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन का दूसरा वैल्यू मैंने देके दिया, बिकॉज यहां से x इक्वल टू 3 पे वैल्यू नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है। तो अभी हम 3 का लिमिटिंग वैल्यू के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। x इक्वल टू 3 पे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। अब हम क्या करेंगे, अपन 3 का ना दोनों साइड से, 3 जहां पे भी बैठा हुआ है, 3 का दोनों साइड से 3 के तरफ टेंड करेंगे। ठीक है, 3 का दोनों साइड से 3 के तरफ, एक्स एक्सिस बैठा हुआ है तो एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड, और तो कोई साइड पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, नहीं कोई ज्ञानी बोल सकता इधर से भी टेंड कर, अब इधर से थोड़ी ना एक्स का वैल्यू होता है। ठीक है, तो इधर से या फिर इधर से 2 प्रकार से आप टेंड कर सकते हो। अभी आप ध्यान से सुनना, जब एक्स का वैल्यू यहां पे है तो वाई का वैल्यू क्या है, यह है। समझ में आ रहा है।
जब x का वैल्यू ये है तो y का वैल्यू ये है, जैसे x का वैल्यू ये है y का वैल्यू ये है, x का वैल्यू ये है तो y का वैल्यू ये है, x का वैल्यू ये y का वैल्यू ये, x का वैल्यू 3 के जितना नजदीक जा रहा है, x का वैल्यू 3 के जितना नजदीक जा रहा है, ग्राफ जो है वो किस तरफ टेंड कर रहा है, इस तरफ टेंड कर रहा है, इस सर्कल को इस तरफ टेंड कर रहा है। ध्यान से देखो, इस चीज को समझने का प्रयास करो। अगर मैं बोलूं कि x का वैल्यू यहां पे, आंसर यहां पे है, y x का वैल्यू जब यहां पे, आंसर यहां पे, मतलब जैसे जैसे आप 3 के नजदीक जा रहे हो फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम -∞ टू 3, जब भी 3 को टेंड कर रहे हो फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो आपको क्या मिल रहा है कि ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से जा रहा है इस सर्कल के अंदर। समझ में आ रहा है ना? तो ग्राफ अगर इस प्रकार से जा रहा है तो वैल्यू जो है y का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू किस प्रकार से जा रहा है, इस प्रकार से टेंड हो रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? और जैसे जैसे मैं x का वैल्यू 3 का राइट साइड से 3 के तरफ टेंड करा के लेके आ रहा हूं, ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से टेंड हो रहा है। और अगर ग्राफ कुछ इस प्रकार से टेंड हो रहा है तो y का वैल्यू कुछ इस प्रकार से टेंड हो रहा है, किसके तरफ? 6 के तरफ। समझ में आ रहा है? किसके तरफ हो रहा है? 6 के तरफ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी क्या होगा। खेल को ध्यान से समझने का प्रयास करो, क्या हो रहा है ना? तो मैं बोलूंगा कि देख, अभी तो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू तो निकाल नहीं सकता, ये तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, इस फंक्शन का, इस फंक्शन fx का x इक्वल टू 3 पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकता, इसीलिए इस फंक्शन का मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालने जा रहा हूं एट x इक्वल टू 3। इस चीज का मतलब क्या है? x टेंडिंग टू 3। x टेंडिंग टू 3 का मतलब क्या है? x इज नॉट इक्वल्स टू 3। x टेंडिंग टू 3 का मतलब क्या है? x इज नॉट इक्वल टू 3। या तो फ्रॉम लेफ्ट साइड या तो फ्रॉम राइट साइड x का वैल्यू जो है या तो 3 से थोड़ा सा कम है या तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा है, बट 3 के आसपास ही है। समझ में आ रहा है? दिस डज नॉट मीन x इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब है x नॉट इक्वल टू 3, बट x का वैल्यू जो है वो 3 के आसपास है। इतना सा हमको समझ में आ रहा है, x का वैल्यू जो है वो 3 के आसपास है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड 3 को टेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये है आपका वही मतलब। चलो, तो फंक्शन का x इक्वल टू 3 पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ रहा था, इस वजह से फंक्शन का x इक्वल टू 3 पे हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। और अगर लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 3 पे तो नहीं निकालेंगे, 3 के आसपास निकालेंगे, इसीलिए x टेंडिंग टू 3 निकाला। समझ में आ रहा है? अभी ध्यान से देखो, अभी मैं आपको समझा रहा हूं ना, 3 के आसपास निकालने का मतलब ही क्या होता है? फ्रॉम द लेफ्ट साइड 3 को टेंड कर रहे हो या फिर फ्रॉम राइट साइड 3 को टेंड करते हुए आ रहे हो। तो अगर आप लेफ्ट साइड से 3 को टेंड कर रहे हो तो मैं x टेंडिंग टू 3 माइनस लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, 3 माइनस का मतलब 3 का लेफ्ट साइड से 3 को टेंड कर रहे हो, 3 का लेफ्ट साइड से 3 को टेंड कर रहे हो, मतलब यहां पे x टेंडिंग टू 3 माइनस मतलब x का वैल्यू जो है वो 3 से थोड़ा सा कम है, 2.9999 के आसपास है, बट एग्जैक्टली 3 नहीं। समझ में आ रहा है? तो इस जगह पे कहानी जो है वो क्या हो रहा है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास कर कि x टेंडिंग टू 3 माइनस पे, x टेंडिंग टू 3 माइनस पे fx कौन है? x प्लस 3 तो है। बोले सर आपने तो बोले यहाँ पे fx का दो वैल्यू लिखे थे, x प्लस 3 और 2। मैं बोल रहा हूं कि x टेंडिंग टू 3 माइनस है। x टेंडिंग टू 3 माइनस का मतलब क्या x इक्वल टू 3 है? नहीं। अगर x इक्वल टू 3 होता इसका मतलब तब ना मैं fx का वैल्यू 2 लिखता, बिकॉज fx इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है? बट एज इसका मतलब x इक्वल टू 3 नहीं है तो मैं fx का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखूंगा? x प्लस 3 लिखूंगा। चलो, तो अगर मैं x टेंडिंग टू 3 का वैल्यू, अभी देखो x टेंडिंग टू 3 माइनस है तो मतलब 2.999 अगर यहां पे अगर पुट करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 5.999। ये देखो ना, ग्राफ से भी तो पता चल रहा है, x जब 3 का लेफ्ट साइड से 3 के तरफ जा रहा है तो ग्राफ इधर जा रहा है, ग्राफ इधर जा रहा है, मतलब इसका वैल्यू, इस y का वैल्यू किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? 6 को अप्रोच कर रहा है। किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? 6 को अप्रोच कर रहा है। 6 को देखो, नीचे से 6 को अप्रोच कर रहा है ना, x ऐसे जा रहा है तो ग्राफ भी ऐसे जा रहा है, तो ग्राफ का शेडो y एक्सिस में ले लो तो y का वैल्यू 6 को अप्रोच कर रहा है, बट फ्रॉम द बॉटम, मतलब 6 के नीचे से 6 को अप्रोच कर रहा है, मतलब वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो होगा तुम्हारा 6 माइनस, वो क्या होगा तुम्हारा? 6 माइनस, एग्जैक्टली 6 नहीं है, 6 माइनस है। समझ में आ रहा है? 6 माइनस दैट इज 5.99999। और उसी चीज को लिमिट कर दो, उसी चीज को क्या कर दो? लिमिट कर दो। लिमिट का मतलब क्या है? उसी चीज का अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो कौन होगा? 6 होगा। उसी चीज का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन होगा? 6 होगा। समझ में आ रहा है ना? उसी चीज को लिमिट कर दो, उसका वैल्यू क्या होगा? 6 होगा।
ध्यान से समझना। आगे बात करते हैं। लेफ्ट साइड का कहानी खत्म, राइट से चलते हैं। 3+, 3+ मतलब 3 का राइट साइड से 3 के तरफ आ रहे, दैट इज 3.00000001। ठीक है, एकदम 3 के राइट साइड में एग्जैक्टली कौन सा वैल्यू तो नहीं बोल सकते, बट 3 का राइट साइड से 3 के तरफ टेंड कर रहे। वापस x का वैल्यू 3 नहीं है, तो x का वैल्यू अगर 3 नहीं है तो fx क्या होगा, ऑब्वियसली x+3 होगा। ठीक है, तो अगर 3.00 इसका मतलब क्या है, 3.001 अगर पुट करेगा तो ये क्या होगा, 6 होगा, 5.99 होगा, ये 6.001 होगा, 6.001 होगा। अगर 6.001 होता है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये देखना 6 का ऊपर से 6 को टेंड कर रहा है, 6 का ऊपर से 6 को टेंड कर रहा है, मतलब क्या 6+ लिखूं या 6- लिखूं, ऑब्वियसली 6+ लिखूंगा ना, बिकॉज 6 का ऊपर से 6 को टेंड कर रहा है, और यहां से भी तो पता चल रहा है 6.001 आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या, तो ये वैल्यू क्या आएगा, 6+ आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 6। बिकॉज 6.001 को भी अगर आप लिमिट कर देते हो तो आंसर क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा ना भाई। समझ में आ रहा है मेरी बात। चल, तो अभी अंत में आपको क्या मिला, अंत में आपको मिला लिमिट fx x टेंडिंग टू 3 माइनस इज इक्वल टू लिमिट fx x टेंडिंग टू 3+ इज इक्वल टू क्या, 6, इज इक्वल टू क्या, 6। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो, तो अभी कंक्लूजन के ओर बढ़ जाते हैं, ध्यान से सुनो। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9/x माइनस 3 कॉमा x नॉट इक्वल्स टू 3, नीचे 2 कॉमा x इक्वल टू 3, ये था आपका फंक्शन जिसका लिमिट निकालना था एट x इक्वल टू 3। क्यों, क्योंकि उस फंक्शन का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ रहा था एट x इक्वल टू 3, इसीलिए आपको उसका लिमिट निकालना था एट x इक्वल टू 3। बट आपने उसको स्टडी करके क्या देखे कि अगर मैं लिमिट उसका निकालने जाता हूं तो लिमिट मुझे क्या करना होगा, एट x इक्वल टू 3 में तो मैं लिमिट नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि x इक्वल टू 3 पे जो भी आएगा वो तो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा। तो x इक्वल टू 3 के आसपास मैं अगर कोई भी वैल्यू निकालने जाऊं तो दोनों तरफ से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो भी तो सेम आना पड़ेगा ना, तभी तो उसको लिमिटिंग नेचर बोलेंगे। नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरी बात। मैं उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कब बोल सकता हूं, जब लेफ्ट साइड से 10 करूं या राइट साइड से 10 करूं, बात बराबर आना चाहिए। बात अगर बराबर नहीं आता है तो थोड़ी ना काम चलेगा, नहीं चलेगा ना भाई। अगर काम नहीं चलता है तो आप ध्यान से बात को समझो ना कि कहानी क्या बोल रहा है। कहानी बोल रहा है कि अगर लेफ्ट साइड से 10 करके अलग आंसर और राइट साइड से 10 करके अलग आंसर मिल रहा है, उसका मतलब क्या, उसका आसपास भी वैल्यू चेंज हो रहा है। और अगर आसपास भी वैल्यू चेंज हो रहा है तो कभी भी लिमिट आप नहीं निकाल सकते हो उस पॉइंट पे। समझ में आ रहा है ना, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगा एट x इक्वल टू 3 अगर ऐसे होता है। बट यहाँ पे तो ऐसे नहीं हुआ ना, यहाँ पे दोनों साइड से 10 करते हुए ही आंसर जो है वो आपको क्या मिल गया, सेम मिल गया, और दोनों ही 6 दे रहा है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पे फंक्शन का लिमिट जो है वो x इक्वल टू 3 पे एग्जिस्ट करेगा, और वो एग्जिस्ट करने के साथ साथ जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा एट x इक्वल टू 3 वो भी कौन होगा, ये 6 ही होगा। वो भी कौन होगा, 6 ही होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो कहने का मतलब हमें यह समझ में आया कि जब भी एक फंक्शन का किसी पर्टिकुलर x का वैल्यू पे एब्सोल्यूट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, तभी हम उसी फंक्शन का उसी पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू निकालने के बारे में सोचते हैं। बट अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालने जाऊं तो मैं लिमिटिंग वैल्यू उस फंक्शन का उस x का पर्टिकुलर वैल्यू पे कब निकाल पाऊंगा, जब उस फंक्शन का उस पर्टिकुलर वैल्यू पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और वो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब लेफ्ट साइड से उस फंक्शन को उसी पॉइंट में टेंड करने के बाद और राइट साइड से भी उसी फंक्शन को उसी पॉइंट पे टेंड करने के बाद दोनों साइड से वैल्यू जो है वो सेम जगह पे अगर आके अटक गया, तब अपन बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट एग्जिस्ट एंड इट्स लिमिटिंग वैल्यू इज दैट। समझ में आ रहा है, क्लियर है। दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। और अगर मैं किताबी भाषा में आपको समझाऊं तो कहीं ना कहीं आप समझ जाएंगे। अभी मैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। कहीं ना कहीं ये लेफ्ट साइड से टेंड करने का जो पिक्चर है ना, उसी को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, उसी को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ में आ रहा है। और ये जो राइट साइड से टेंड करने का जो पिक्चर है ना, इसी को अपन कहीं ना कहीं बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलते हैं अपन,
राइट हैंड लिमिट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। अभी यहाँ पे और दो मेजर टर्म बता रहा हूं, ये समझ गया तो बहुत कुछ समझ आएगा। ध्यान से देख, ध्यान से देख। What is the basic difference between functional value and limiting value? What is the basic difference between functional value and limiting value? ध्यान से देख। x इक्वल टू 3 में, x इक्वल टू 3 में फंक्शनल वैल्यू क्या है? फंक्शनल वैल्यू दैट इज फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 3 क्या है? 2 है भाई, 2 है। क्या है? 2 है। This is the functional value. This is the functional value of this function at x equal to 3. Functional value at x equal to 3. Functional value of कौन? fx at x equal to 3. ये कौन है? 2 है। But this 6 indicates the limiting value. Indicates the limiting value of fx at x equal to 3. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx at x equal to 3. तो अभी समझ आया कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या होगा। फंक्शनल वैल्यू मतलब x equal to 2 रखने के बाद उस फंक्शन का जो एग्जैक्ट वैल्यू निकल रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको अपन फंक्शनल वैल्यू बोलते हैं। और लिमिटिंग वैल्यू क्या है? जो लिमिट निकालने के बाद आता है। समझ में आ रहा है ना? अभी अगर मैं यहां पे आपको पूछूं, बोल तो x टेंडिंग टू 3 माइनस पे x प्लस 3 कहां पे जा रहा है? तुम अगर ध्यान से देखोगे तो बोलोगे 5.999 पे जा रहा है सर, 6 पे नहीं जा रहा है, 5.999 पे जा रहा है। तो ये 5.999 क्या हो गया? दैट इज ये 6 माइनस क्या हो गया? फंक्शनल वैल्यू हो गया। ये क्या हो गया? फंक्शनल वैल्यू। और इसी फंक्शनल वैल्यू को जब मैं लिमिट लगा करके लिमिट कर रहा हूं, तब इसका नाम क्या हो गया? लिमिटिंग वैल्यू हो गया। तब इसका नाम क्या हो गया? लिमिटिंग वैल्यू। एडवांस में 1 और मोर देन 1 ऑप्शन में घुस जाता है। ये सब और बच्चे गलती करते हैं, याद रखिएगा। 2 बार मैं देख चुका हूं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? इस चीज का नाम भी अपन क्या बोलेंगे? इस चीज का नाम भी अपन क्या बोलेंगे? फंक्शनल वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फंक्शनल वैल्यू। और ये आपका क्या होगा? ये कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू। ये क्या हो जाएगा आपका? ये कहीं ना कहीं हो जाएगा आपका लिमिटिंग वैल्यू। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का मेरी बात समझ आया ना पूरा? चलो, तो ये हो गया आपका पूरा ओवरव्यू। जैसे मैं फाइनली कंक्लूड करने जा रहा हूं इस पूरा एंटायर डिस्कशन को। अब ध्यान से समझिएगा मेरे बात को। एक एक पॉइंट को धीरे धीरे बोलूंगा और धीरे धीरे समझना। सबसे पहली बात, एक फंक्शन का किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर सर इनडिटर्मिनेंसी आ गया, क्या आ गया? इनडिटर्मिनेंसी आ गया। 7 प्रकार के इनडिटर्मिनेंसी होते हैं। 0 अपॉन 0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, 0 मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 टू दी पावर 0, इंफिनिटी टू दी पावर 0, 1 टू दी पावर इंफिनिटी। दुनिया में पूरा विश्व में ये सिर्फ 7 प्रकार के ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म आते हैं जब हमें लिमिटिंग नेचर स्टडी करने का जरूरत होता है। अगर ये 7 फॉर्म कहीं पे नहीं आया, तो फंक्शन का उस पर्टिकुलर वैल्यू पे लिमिटिंग नेचर स्टडी करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर कभी भी किसी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के वक्त अगर वो एब्सोल्यूट वैल्यू नॉट डिफाइंड दिखाता है, यानी कि ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में से कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म अगर आ जाता है, तभी हम बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू उस फंक्शन का उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, एब्सोल्यूट वैल्यू उस फंक्शन का उस पर्टिकुलर वैल्यू पे नहीं निकाल सकते। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू इसका नहीं निकाल सकते तो क्या करेंगे? लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं, उसके बारे में सोचेंगे। अगर लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते तभी तो निकालेंगे ना, अगर नहीं निकाल सकते तो कैसे निकालेंगे? समझ में आ रहा है ना? लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं उसके बारे में सोचेंगे। और लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं वो कैसे पता चलेगा? अगर फंक्शन जो है वो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, जैसे fx कोई फंक्शन है, x इक्वल टू a पे इनडिटरमिनेंसी दे रहा है, तो x इक्वल टू a पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आएगा, वो आपको समझ में आ गया। अभी आप x इक्वल टू a पे उस fx फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू के बारे में जज करने जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा क्या उस फंक्शन fx का x इक्वल टू a पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तभी जाकर के x इक्वल टू a पे आप उस fx फंक्शन का लिमिट निकाल सकते हो, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हो। लिमिट निकालना मतलब क्या? लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हो। ये जो लिमिट निकालना मतलब क्या? लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है ना? और ये कब निकाल पाओगे? जब x इक्वल टू a का लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड से टेंड करते हुए आपको सेम वैल्यू पे आकर के अगर आप अटक जाते हो, तभी जाकर के आप उसका लिमिटिंग वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे उसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ रहा था, इनडिटरमिनेंसी आ रहा था। समझ में आया ना? ठीक है। और उसी को अपन कहीं ना कहीं बोलते हैं लिमिट।
समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, सिर्फ ये कंडीशन नहीं है, कंडीशन ये है कि LHL जो है वो क्या होना चाहिए, RHL के इक्वल होना चाहिए। दैट इज लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड से टेंड करने के बाद सेम वैल्यू आना चाहिए, और वो सेम वैल्यू कहीं ना कहीं एक फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। वो सेम वैल्यू कहीं ना कहीं एक फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तब अपन बोलेंगे कि उस फंक्शन का उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, जहां पे उसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ रहा था, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे उसका लिमिटिंग वैल्यू आप निकाल सकते हो, और आप निकाले उसका लिमिटिंग वैल्यू। और जब आप निकालने जाओगे और वो पूरा सॉल्व करने के बाद ये जो 6 आ रहा था वही कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा। वो कैसे निकालेंगे वो तो थ्रू आउट द चैप्टर आपको देखना है। ठीक है, हाउ टू फाइंड लिमिट, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो बेसिक डिस्कशन आपका ये हो गया। ठीक बात है, मैं बार बार इस बेसिक पे जोर देता हूं क्योंकि मैं जेई का 50% क्वेश्चन आपको इसी बेसिक से सॉल्व कर दूंगा। मेथड वेथड बाहर में जाए, वो तो कुछ कुछ अनाप शनाप लॉपेटेल रोल सैंडविच है वो सब तो आता रहेगा, ठीक है, धीरे धीरे। बट अगर बेसिक से नहीं पता तो अच्छे क्वेश्चंस कभी भी आप नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बेसिक पे जोर डालो, सबसे ज्यादा बेसिक पे जोर डालो तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बहुत मजे से समझोगे, बहुत मजे से समझोगे। ठीक है ना? बच्चे अक्सर कैलकुलस को रट लेते, पूरा रट लेते, पूरा उनका दिमाग में मैथ तैयार रहता है कि कंटिन्यूटी क्वेश्चन कैसे करना है, डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन। एक थोड़ा सा हिंट करो ना कि बच्चे ये कैसे हुआ, समझा के दे, एकदम निराश हो जाएगा। आधे परसेंट 80% आपका 12 का जनता तो ये नहीं बता पाएंगे मेरे को कि एज क्या होता है। एज किताबों में एज लिखा होता है ना, वो एज के बारे में नहीं बता पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? चलो उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, एज क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज को समझना है। ठीक है, कि लिमिट जो है वो क्या होगा, है ना? अगर मैं बोलने का ये आप नोट करना, ठीक है भाई, नोट्स बनाना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा, स्टार्टिंग का 2-3 लेक्चर का नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, इतना अच्छे से लिख के नहीं दे सकता शीट में। ठीक है, शीट में कुछ ही पॉइंट्स लिखा होगा बट ये नोट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझाने के टाइम ये सब याद आता है, बाकी और ये सब शीट विट बनाने के टाइम ये सब दिमाग में नहीं आता है। ठीक है, अदरवाइज तो शीट पर भी सब कुछ हो जाता है। ठीक है, ये सब नोट्स बनाना पड़ेगा, याद करके रखना। ठीक है, पॉज करके बना लो, ध्यान से देखो। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन आपको ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि सर बोल कि एक फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मान लो एक फंक्शन है fx, लिमिट ऑफ ए फंक्शन fx exists at x is equal to a if, क्यों आप लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हो? बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू उसका नहीं निकल रहा है। और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकल जाता है, कभी कभी आपको उल्लू बनाने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू जहां पे निकल रहा है उस जगह पे लिमिट पूछ देता है, तो उस जगह पे क्या होगा, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वही तो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना? लिमिटिंग वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई इश्यू नहीं है, उस जगह पे लिमिटिंग वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर हो जाएगा। बट अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करो कि जब किसी फंक्शन का किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकल रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकल के क्या आ रहा है, इनडिटरमिनेंसी आ रहा है। इनडिटरमिनेंसी, उन 7 फॉर्मेट में से कोई भी एक फॉर्मेट अगर दिख रहा है तब जाकर के आप फंक्शन का क्या सोचोगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या सोचोगे, लिमिटिंग वैल्यू निकालने के बारे में सोचोगे। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या सोचोगे, लिमिटिंग वैल्यू निकालने के बारे में सोचोगे। और लिमिटिंग वैल्यू निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू। बट वो कब आएगा, जब LHL और RHL दोनों इक्वल होगा। और दोनों किसके इक्वल होगा, एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना? दोनों किसके इक्वल होगा, एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन fx exists at x equal to a if लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, मतलब दोनों साइड से टेंड करने के बाद सेम जगह पे अगर अप्रोच किया तभी जाकर के उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और वो सेम जगह इंफिनिटी होने से नहीं चलेगा, इंफिनिटी पता नहीं। आप बोलोगे LHL RHL दोनों इंफिनिटी आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। कोई LHL वाला इंफिनिटी मान लो 2 लाख है और RHL वाला इंफिनिटी 4 लाख है, आप खुद ही तो नहीं जानते हो इंफिनिटी क्या है। ठीक है, इसीलिए बोल के दिया कि LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL मस्ट बी इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL मस्ट बी इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी, तभी जाकर के हम बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन fx exists at x equal to a, चाहे उसका एब्सोल्यूट वैल्यू उस जगह पे एग्जिस्ट करे या ना करे, लिमिट का वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x equals to a एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है ना? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो यही वो कंडीशन है, दिमाग में घुसा दो, यही वो कंडीशन है। अगर ये समझ में आ गया, कंटिन्यूटी पानी जैसे समझा दूंगा। समझ में आ रहा है ना?
ठीक है, पूरा दुनिया जहां पे फंस जाता है तो उस जगह पे निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और इसी चीज को मैं कहीं ना कहीं इस प्रकार से लिख सकता हूं, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए माइनस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, दैट इज ए का राइट साइड से ए को टेंड कर रहे हो और ए का लेफ्ट साइड से ए को टेंड कर रहे हो, इज इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का? और इसी चीज को ना अपन क्या लिखते हैं जानते हो? इसी चीज को अपन क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए को देखोगे बहुत सारी किताबों में ए माइनस एच लिखा है। क्या लिखा है? ए माइनस एच। ये ए प्लस को देखोगे ए प्लस एच लिखा है। समझ में आ रहा है ना? इस चीज को समझना जरूरी है। ये एच क्या है? एच क्या है? ये एच का खेल समझ नहीं आया तो पूरा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बर्बाद तेरा। पहले ही बता के दे रहा हूं, बर्बाद हो जाएगा सच में। बोर्ड भी नहीं निकाल पाएगा, बोर्ड भी नहीं निकाल पाएगा, एनसीईआरटी भी नहीं होगा अगर ये एच समझ में नहीं आया। ये एच क्या है? सिर्फ इतना सा याद रख, एज जो होता है वो एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। क्या होता है? एज जो होता है वो बहुत ही छोटा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। एज जो होता है वो क्या होता है? एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 माइनस लिखता हूं तो मैं 2 माइनस का मतलब तुमको 1.999 बोला था। एज इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी which is close to zero but very small with respect to 1। समझ में आ रहा है ना? जीरो से तो बड़ा है बट 1 के कंपेयर में बहुत छोटा है। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं एज का वैल्यू अगर आपको अप्रोक्सीमेटली बोलूं तो आप ऐसे मान सकते हो कि 0.00001 इज एज। बस इतना सा आइडिया दिमाग में क्लियर रखना है, सारे सवाल बनेगा, सारे सवाल। एज का वैल्यू जो है वो क्या है? 0.00001 होना है। समझ में आ रहा है ना? अगर 2 माइनस लिखता हूं तो मैं आपको क्या बोलता हूं? 1.999। उसका मतलब क्या? पहले 3 माइनस लिखा था, मैंने बोला था 2.999। उसका मतलब क्या? 3 माइनस का मतलब ही क्या है? देख, 3 माइनस एच होगा तो एच का वैल्यू अगर 0.001 होता है तो 3 से 0.001 अगर घटाएगा तो क्या मिलेगा? 2.9999। और 3 प्लस को बोला था 3.001, मतलब क्या? 3 प्लस 0.001 क्या होगा? 3.001। समझ में आ रहा है ना? एच जो है वो एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है। वो जीरो से तो बड़ा होता है बट 1 के कंपेयर में बहुत ज्यादा छोटा होता है। इतना सा आइडिया क्लियर रखो एज के बारे में और कोई कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया लिमिट एक्सिस्टेंस का पूरा कंडीशन। ठीक है, वही चीज जो मैं आपको इतना टाइम लगा करके एक्सप्लेन किया ना, वही चीज आप एग्जाम में देखोगे ना कि आप 11th वाले एग्जाम वगैरह में अगर आप दिए हो तो आप देखोगे कि आपको इस प्रकार से दिया जा रहा है। ठीक है, एवल्यूट द लिमिट बोल के ये दे देता है। समझ में आ रहा है ना? एवल्यूट द लिमिट बोल के ये दे देता है। अभी इसके पीछे छुपे हुए राज को समझने का प्रयास कर। इस क्वेश्चन को क्यों बनाया गया? क्यों दुनिया में इस क्वेश्चन को बनाया गया है? बिकॉज इस फंक्शन का इस x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 पे, नॉट x टेंडिंग टू 3, x इक्वल टू 3 पे इस फंक्शन का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ रहा था। इसीलिए हमें मजबूर होकर के x इक्वल टू 3 पे या 3 पे तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ रहा है, इसीलिए हमें मजबूर होकर 3 पे उसका लिमिटिंग वैल्यू जज करना पड़ा। लिमिटिंग वैल्यू मतलब लिमिटिंग वैल्यू तो x इक्वल टू 3 पे नहीं निकाल सकते, मतलब 3 पे ही लिमिटिंग वैल्यू होगा बट वो जो एब्सोल्यूट होगा वो कहां पे होगा? 3 के इधर या फिर 3 के उधर। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? x इक्वल टू 3 पे इस फंक्शन का लिमिटिंग एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ रहा था, इसीलिए x इक्वल टू 3 पे हमें इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालना पड़ा। और वो कैसे निकाले? हम LHL निकाले, RHL निकाले, दोनों जगह से LHL निकाले आप, RHL निकाले आप, दोनों जगह से वैल्यू किसके इक्वल आया? एक फाइनाइट क्वांटिटी 6 के इक्वल आया। तभी आपने बोल दिया कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करेगा एंड हेंस इट्स लिमिटिंग वैल्यू इज आल्सो 6। जिसी को अभी एग्जाम में डायरेक्टली कैसे करते थे याद है? रट के आप कैसे करते थे? ठीक है, इसको फैक्टराइज कर देते थे ऐसे x प्लस 3 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 कैंसल, इसको लिख दिया x टेंडिंग टू 3 x प्लस 3 पुट कर दिया, 3 प्लस 3 6 आ गया। बट कहानी के बीच का मतलब ही आपको नहीं पता। इसी प्रकार से करते थे ना, कैंसिल करके 3 डाल दिया तो 3 प्लस 3 6 आ गया। बट उसका मतलब को समझो दोस्त, उसका मतलब को समझो कि इसका मीनिंग क्या है। समझ में आ रहा है ना? उसका मीनिंग कहीं ना कहीं यह है कि फंक्शन का लिमिट वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं हम? बिकॉज उसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता चला, इसीलिए हम उसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। और लिमिटिंग वैल्यू कब निकाल पाएंगे? जब उसका LHL RHL एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल होगा, तभी उसको लिमिटिंग वैल्यू निकाल पाएंगे। और लिमिटिंग वैल्यू कौन होगा? ये जो फाइनाइट क्वांटिटी होगा ना, वही उसका लिमिटिंग वैल्यू होगा, जो आप ऐसे इस प्रकार से निकाल सकते हो यूजिंग फैक्टराइजेशन टेक्निक।
ठीक है, तो ये हो गया आपका लिमिट के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत नोट करना पड़ेगा, जहां पे जो चीज नोट करने का है मैं आपको बता दूंगा। अभी तक आपको जो भी सीखने को मिला नोट कर दो, रिशभ शीट में नहीं होगा इतना डिटेल में। ठीक है, जो जो है तो है, बट वीडियो देख रहे हो तो प्रॉपर्ली नोट कर दो। मेरे को इतना याद नहीं कौन सा चीज मैंने लिखा कौन सा चीज नहीं लिखा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट ओवरव्यू। ठीक है, तो होता नहीं यार, दिमाग में रहता है कि कुछ कुछ चीजें तो इतना कुछ कितना डिटेल में लिखो यार, पढ़ाने के बाद तो कुछ ना कुछ पढ़ाना, सब लिख ही दो क्या, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये देख लो, अभी हम अगले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ अगले पॉइंट्स देखते हैं ना। बेसिक फंडा तो क्लियर हो गया, अभी कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखो नोट में क्या लिखा गया है, इफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट देन ओनली वी कैन फाइंड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट दैट पॉइंट। समझ में आ रहा है ना? लिमिट एब्सोल्यूट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं किया तो लिमिटिंग वैल्यू के बारे में सोचा, बट लिमिटिंग वैल्यू तभी निकाल पाओगे जब लिमिट उस फंक्शन का उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। दैट इज एलएचएल और आरएचएल इक्वल होना पड़ेगा, दोनों के दोनों एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल होना पड़ेगा, तभी तो निकाल पाओगे ना, अदरवाइज कैसे पॉसिबल होगा। समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट तो सही है। ठीक है, अभी मैं कुछ ग्राफ्स दिया आपको और आपको यहाँ पे देख करके बोलना है कि x इक्वल टू ए पे तीनों ग्राफ में लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, चलो यहां पे एट x इक्वल टू a check whether limit exist or not। ठीक है, ये y बराबर fx का ग्राफ है। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखो, आप सोचोगे सर आपने तो ग्राफ दिए, चलो ठीक है सर, फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा सर? जब एलएचएल आरएचएल एक फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होगा। चलो, तो एलएचएल और आरएचएल दोनों एक फाइनाइट वैल्यू के इक्वल कब हुआ देख लेते हैं। सबसे पहले एलएचएल निकाल करके देख लेते हैं क्या दोनों के दोनों एक फाइनाइट वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। एलएचएल का वैल्यू क्या होगा? लिमिट ऑफ एफएक्स एक्स टेंडिंग टू ए माइनस। ठीक है, एफएक्स का लिमिट जब एक्स लेफ्ट साइड से ए को टेंड कर रहा है दैट इज ए माइनस। ठीक है, चलो, तो ए माइनस मतलब लेफ्ट साइड से टेंड करना है, लेफ्ट साइड से टेंड करना है, तो यहां पे ग्राफ का वैल्यू इधर, यहां पे ग्राफ का वैल्यू इधर, यहां पे इधर, यहां पे इधर। जैसे जैसे x इक्वल टू a को मैं लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा हूं, ग्राफ ऐसे जा रहा है, और ग्राफ ऐसे जाने का मतलब y का वैल्यू किसको टेंड कर रहा है? L3 को टेंड कर रहा है। किसको टेंड कर रहा है? L3 को टेंड कर रहा है, बट L3 को टेंड किस साइड से कर रहा है? नीचे से ऊपर से? नीचे से कर रहा है। तो दिस इज द फंक्शनल वैल्यू, दिस इज द फंक्शनल वैल्यू। समझ में आ रहा है ना? एट एज एक्स टेंडिंग टू a माइनस फंक्शनल वैल्यू टेंड्स फ्रॉम L3 फ्रॉम 0 टू L3 माइनस। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को जब मैं लिमिट कर दूंगा तब इसका आंसर क्या आ जाएगा? L3 विच इज द लिमिटिंग वैल्यू। दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू, दिस इज द फंक्शनल वैल्यू। समझ में आ रहा है ना? आरएचएल का अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं लिमिट ऑफ एफएक्स एक्स टेंडिंग टू ए प्लस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफएक्स क्या होगा बोलो? एक्स टेंडिंग टू ए प्लस मतलब राइट साइड से अगर टेंड किया तो ग्राफ ऐसे आ रहा है, ग्राफ ऐसे आ रहा है, तो वैल्यू किसको टेंड कर रहा है? L1 को टेंड कर रहा है ना, बट L1 को किस साइड से टेंड कर रहा है? ऊपर से L1 की तरफ आ रहा है, दैट इज L1 प्लस है। अगर L1 प्लस है तो L1 प्लस को जब मैं लिमिट कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा? L1 आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो आपको यहां से क्लियरली समझ में आ गया कि x इक्वल टू a पे फंक्शन का LHL और RHL बराबर नहीं है। एज at x is equal to a, at x is equal to a, LHL is not is equal to RHL, therefore limit of fx does not exist at x बराबर a, limit of fx does not exist at x equal to a। समझ में आ रहा है ना? क्या इस फंक्शन का x equal to a पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा? नहीं, बिकॉज LHL कहीं और है और RHL कहीं और है। इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? LHL RHL दोनों को एक फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होना पड़ेगा। दोनों फाइनाइट तो है बट इक्वल नहीं है, तो क्या होगा? कंडीशन फेल हो गया। कंडीशन अगर फेल हो जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, आपको डज नॉट एग्जिस्ट लिखना पड़ेगा। एनसीईआरटी का क्लास 11th में आप देखोगे कि एक्सरसाइज में लिमिट, इवोल्यूट लिमिट के बाद कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है 20 के बाद से शायद, ठीक है ना, ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के ऊपर, और वही चीज छोड़ दिया जाता है पूरा दुनिया में। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो जहां पे कंसेप्ट आया वही चीज पे हाथ ऊपर कर दो। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा, है ना? इस चीज को ध्यान से समझिएगा, इस प्रॉब्लम को। आगे देखते, चलो आगे देखते। यहाँ पे आप बोलोगे सर अभी डायरेक्ट कर लेते हैं, इसी प्रकार से करेंगे, लिखना तो है इसी प्रकार से, ठीक है, बट डायरेक्टली कर देते। देखो
लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, तीनों ही क्वेश्चन है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, अच्छे से लिख लेना, ठीक है। x को a माइनस से जब टेंड किया तो किधर जा रहा है, किधर जा रहा है बोलो, a माइनस से अगर मैं टेंड किया मतलब a माइनस से a मतलब लेफ्ट साइड से a की तरफ अगर जा रहा हूं तो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ग्राफ ऐसे जा रहा है तो वैल्यू इधर जा रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे LHL कितना आ रहा है, LHL आ रहा है L1 माइनस तो फंक्शनल वैल्यू होगा बट लिमिट होने के बाद क्या आएगा L1। और RHL अगर आप ध्यान से देखो तो RHL भी देखोगे जैसे जैसे आप इस तरफ से इधर आ रहे हो तो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है तो y का वैल्यू जो है वो भी ऐसे जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। y का वैल्यू अभी भी L1 माइनस को टेंड कर रहा है, फंक्शनल वैल्यू उसका लिमिट होने के बाद क्या आएगा L1। तो अभी तो ये दोनों इक्वल हो गया ना, अभी अगर ये दोनों इक्वल हो गया as LHL is equal to RHL is equal to L1 therefore limit of function exists, limit of function exists and is limiting value and its limiting value is कितना हो जाएगा, limiting value is L1। that is अगर मैं अभी पूछता हूं आपको इस फंक्शन के लिए लिमिट fx x टेंडिंग टू है, आंसर कितना दोगे L1 दोगे। जो LHL RHL का फाइनाइट वैल्यू आएगा अगर दोनों इक्वल है, अगर दोनों इक्वल नहीं है तब तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर इक्वल है तो जो वैल्यू आया वही हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू जिसको आप सॉल्व करके निकाल देते, ठीक है। इस क्वेश्चन के तरह ये क्वेश्चन भी तो सेम है ना भाई, ये क्वेश्चन भी तो सेम है, देखो ना इसका भी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इधर भी तो क्या होगा लिमिट एग्जिस्ट होगा ना, इधर भी लिमिट एग्जिस्ट होगा एंड इट्स लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा, एंड इट्स लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा इज L हो जाएगा, ये रहा L हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि दोनों तरफ से टेंड करके वैल्यू सेम जगह पे जा रहा है और वो वैल्यू कौन है L है जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है, दैट्स व्हाई लिमिट एग्जिस्ट एंड इट्स लिमिटिंग वैल्यू इज L। बट ये दोनों क्वेश्चन क्या सेम सेम नहीं लग रहा है, लग रहा है ना सेम सेम, तो दो बार क्यों दिया, अगले चैप्टर का एक तैयारी करने के लिए दिया, बोलते हैं क्या तैयारी। x इक्वल टू a पे इधर फंक्शनल वैल्यू क्या है x इक्वल टू a बट लिमिटिंग वैल्यू क्या है L1, समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। लिखना लिखना हो गया ना, इधर क्या हो रहा है तेरा, यहां पे लिख रहा हूं थोड़ा सा जगह लेके, ठीक है। इधर एट x इज इक्वल टू a लिमिटिंग वैल्यू कितना आ रहा है, कितना आ रहा है L1 और फंक्शनल वैल्यू कितना है, फंक्शनल वैल्यू कितना है, ये देखो ना सर्कल किधर जाके इधर गिरा ना, तो फंक्शनल वैल्यू कितना है, ये L2 है, ये देखो दिख रहा है ये L2 है, L2 बट लिमिटिंग वैल्यू L1 आया बट फंक्शनल वैल्यू कितना है L2। और इधर अगर मैं देखूं तो इधर क्या हो रहा है, लिमिटिंग वैल्यू जो आया वही आपका क्या हो गया फंक्शनल वैल्यू हो गया, वही आपका फंक्शनल वैल्यू हो गया। मतलब इस ग्राफ में लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल आया, इसमें इक्वल आया और इसमें इक्वल नहीं आया, इसमें इक्वल आया इसमें इक्वल नहीं आया। अगर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या हो गया, कंटिन्यूटी का डेफिनेशन में बस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू AFQ के जगह में चेंज होके क्या हो जाएगा, फंक्शनल वैल्यू हो जाएगा, बस काम खत्म। समझ में आ रहा है ना, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू। इसी तरह देखो ना यहाँ पे ग्राफ क्या दिख रहा है आपको, कंटिन्यूअस दिख रहा है ना, बट यहाँ पे ग्राफ आपको कंटिन्यूअस नहीं दिख रहा है, ये देखो डिसकंटिन्यूटी आ रहा है, ब्रेक हो रहा है ना, बट यहाँ पे ग्राफ कंटिन्यूअस है। समझ में आया ना, तो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन कहीं ना कहीं हमने इस डिस्कशन से डिराइव कर दिया कि कंटिन्यूअस एक ग्राफ कब होगा, एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब किसी भी पॉइंट पे एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट उसका राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा और वही चीज फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होगा, तभी जाकर के हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। दैट इज LHL इज इक्वल टू RHL और fx का फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू a क्या है, f ऑफ a ही तो होगा ना, fx का फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू a क्या होगा, f ऑफ a ही तो होगा ना, तो वही हो गया कहीं ना कहीं आपका डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझ में आ रहा है ना, a function is continuous at x equal to a if left hand limit that is limit fx x tending to a minus equal to right hand limit that is limit fx x tending to a plus is equal to functional value that is f of a के अगर इक्वल हो गया तब जाकर के फंक्शन जो है उसका लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट होने के साथ साथ फंक्शन क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो आप ये समझ में आ गया कि हर कंटिन्यूअस फंक्शन का उस पॉइंट पे लिमिट तो एग्जिस्ट करना ही होगा। मतलब कंटिन्यूअस अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट में हो गया तो उसका लिमिट तो चेक करने का जरूरत ही नहीं बे,
लेके बोल सकते हो उसका लिमिट उस पॉइंट में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। बट अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन जो है उस पॉइंट में कंटिन्यूअस भी होगा। क्या बात समझ आ रहा है? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट में तो उसका लिमिट उस पॉइंट में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, प्रूफ कर दी। बट अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है किसी पॉइंट में तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। क्या बात समझ आया आपको? समझ आ गया होगा। सामने होते तो बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स करती है और मजा आ जाता है एकदम। समझ में आ रहा है ना? बड़ा शौक था आपको कैलकुलस सामने बैठ के पढ़ाऊं, बट नहीं हुआ तो क्या कर सकते, रिवीजन कर लेंगे सामने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला टॉपिक। ठीक है ना, अपन ने कुछ लिख दिया, ठीक है तो लिख के रख दिया, समय बचेगा। अच्छा ये ठीक है, तो कंडीशन समझाने में मेरे को ज्यादा टाइम लगता है इसीलिए लिख देता हूँ, तो आपका समय बच जाएगा। मेरा तो नहीं बच रहा है भाई, बट आपका बच जाएगा। ठीक है यार, आप पार्टी करो यार, ठीक है ना। आपको ये जो फोन करके मैं परेशान करूँ ना, ये मेरा बहुत परेशान हो जाता, मतलब एकदम पसंद नहीं आता ये फोन कर करके बोलूं बार बार, फिर भी बोलना पड़ेगा, क्या करूं, नहीं तो रिजल्ट नहीं होगा आपको। कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, समझ में आ रहा है ना? किस कंडीशन के आधारित एक फंक्शन का लिमिट एक किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। कहां पे करेगा? जहां पे उस फंक्शन का उस पॉइंट पे इनडिटरमिनेट वैल्यू आ रहा है, उस जगह पे तो एग्जिस्ट करेगा ना। लिमिटिंग वैल्यू अगर करना है तो ठीक है, करेगा या नहीं वो तो डिपेंड करेगा कंडीशन पे कि एलएचएल आरएचएल और एक फाइनाइट वैल्यू के इक्वल है या नहीं, तभी जाकर के एग्जिस्ट करेगा। ये आपको हमेशा याद रहेगा कि कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या हो गया? एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। याद रखिएगा इस चीज को, और वही डेफिनेशन बन जाता है कंटिन्यूटी का। अगर इस एक फाइनाइट क्वांटिटी के जगह पे क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, क्या आ जाता है? एक फाइनाइट क्वांटिटी की जगह पे सिर्फ एफ ऑफ ए, दैट इज फंक्शनल वैल्यू आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे देखते हैं। Whenever a function gives indeterminate value at any point x equal to a, then we need to examine its behavior in the neighborhood of x equal to a. Neighborhood of x equal to a का मतलब क्या है? x equal to a का थोड़ा सा लेफ्ट साइड से राइट साइड का थोड़ा जगह, मतलब अगर आप x इक्वल टू a यहाँ पे लिमिटिंग नेचर देखना चाहते हो तो यहाँ से यहाँ तक आजू बाजू में आपको नेचर चेक करना है। समझ में आ रहा है ना? दैट इज x बिलोंग्स टू a माइनस h से लेकर के कहां तक? a प्लस h तक। अगर आप a प्लस h का बात करो तो वो कहीं ना कहीं राइट हैंड नेबरहुड का बात चल रहा है, और अगर x टेंडिंग टू a माइनस का बात किया तो वो कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड नेबरहुड का बात चल रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? एंड दिस नेचर इज कॉल्ड लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ fx at any particular point x equal to a। समझ में आ रहा है ना? जहां पे फंक्शन जो है इनडिटरमिनेसी शो कर रहा है। ठीक बात है। चलो एक और पॉइंट लिख के दिया कि लिमिट fx x टेंडिंग टू a इक्वल टू l का मतलब क्या है कि x टेंडिंग टू a का मतलब तो x नॉट इक्वल टू a, x a का आसपास है बट x एग्जैक्टली a नहीं है। तो इसका मतलब है इस चीज को फील करके इस प्रकार से पढ़ सकते हो कि जैसे जैसे x a के नजदीक जा रहा है, क्या बोला? जैसे जैसे x a के नजदीक जा रहा है fx जो है उतना ही l के नजदीक जा रहा है। नहीं आया? जैसे जैसे x a के नजदीक जा रहा है उसी प्रकार से fx जो है वो l के नजदीक जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? As x is tending to a, fx also tends to l. As x is tending to a, fx also tends to l. समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। LHL लिमिट fx x टेंडिंग टू a माइनस, इसी चीज को अपन कहीं ना कहीं इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है? और RHL जो लिमिट fx x टेंडिंग टू a प्लस है उसी को कहीं ना कहीं अपन जो है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अभी कैसे इस प्रकार से लिख सकते हैं? ये हटा देते हैं, ठीक बात है, ये लिख लीजिएगा, ये हटा देते हैं, इधर बता देते हैं। देखो जगह नहीं है यार, जगह कम हो गया। देखो इसको मैं यहां पे खींच रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देखो, चलो लिमिट fx x टेंडिंग टू a माइनस, ठीक है? उस चीज को अगर h के फॉर्मेट में आपको लिखना है तो कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो, आप एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, x इज इक्वल टू a माइनस h रख दो। अभी होगा क्या सोचना, x टेंडिंग टू a माइनस h रख दो। h हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। बच्चे मेरे को अक्सर ये डाउट पूछते हैं कि यहाँ पे a माइनस h और जब आप RHL निकाल रहे हो तब a प्लस h सब्स्टिट्यूट क्यों करते हो, क्यों ऐसे नाइंसाफी करते हो दोनों के साथ, सेम सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होता है दोनों में? इसका रीजन बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। x इक्वल टू a माइनस h क्यों रखूंगा यहाँ पे? बिकॉज x जो है वो a माइनस है। a माइनस मतलब a से छोटा, a से बड़ा या एग्जैक्टली a? ऑब्वियसली a से छोटा। तो अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू a से छोटा रखूं तो आप सोचो ना,
तो a से छोटा माइनस a क्या हो जाएगा? अब ध्यान से सोचो, एज x टेंडिंग टू a माइनस, एज x टेंडिंग टू a माइनस, तो h किसको टेंड करेगा? ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, x का वैल्यू अगर a माइनस रखा मतलब a से कम रखा, a से कम रखा, a से कम वाले वैल्यू से अगर मैं a को माइनस कर दूं, ध्यान से सोचना, यहां से क्या आएगा? h इज इक्वल टू a माइनस x आएगा ना। x किसको टेंड कर रहा है? a माइनस, a से छोटा, तो a से अगर a से छोटे वाले वैल्यू दैट इज 2 से अगर 1.99 को माइनस कर दे तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? उसको क्या मिलेगा? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। और h हमेशा पॉजिटिव ही होता है, h अगर नेगेटिव हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पे a प्लस एच क्यों नहीं रखे, अगर यहाँ पे a प्लस एच रख देता हूं तो आंसर कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब 1.999 माइनस 2 टाइप का हो जाएगा, बिकॉज x जो है वो तो a से छोटा है, 1.999 ही होगा, माइनस 2 कर दोगे तो h नेगेटिव आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए LHL में हम क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं? a माइनस एच, और RHL में क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं? a प्लस एच। ठीक है, किसको पॉजिटिव बनाने के लिए? h को पॉजिटिव बनाने के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? a माइनस एच अगर हुआ तो h का वैल्यू कहीं ना कहीं a माइनस h का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाँ, a माइनस x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी अगर x टेंडिंग टू a माइनस है तो h टेंडिंग टू क्या होगा? 0। h किसको टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है। फ्रॉम विच साइड? लेफ्ट साइड और राइट साइड? राइट साइड। h के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, h लेफ्ट साइड से 0 को टेंड ही नहीं कर सकता, बिकॉज लेफ्ट साइड से 0 को टेंड करने का मतलब हो जाना है नेगेटिव वैल्यू को ले रहे हो आप। h टेंडिंग टू 0 माइनस कभी नहीं होता है, h टेंडिंग टू 0 माइनस कभी नहीं होता है। दिमाग में घुसा दे, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में तू गलती करेगा, ये सब चीजों में लिख के दे रहा हूं। h टेंडिंग टू 0 माइनस कभी नहीं होता है, h हमेशा 0 का एक साइड से ही टेंड होता है, और वो है 0 प्लस, वो है 0 प्लस। h टेंडिंग टू 0 लिखना और h टेंडिंग टू 0 प्लस लिखना दोनों बराबर है, बिकॉज h टेंडिंग टू 0 इटसेल्फ ये इंडिकेट करता है कि h इज टेंडिंग फ्रॉम 0 प्लस, बिकॉज h कभी भी 0 माइनस से 0 को टेंड ही नहीं कर सकता, क्योंकि h का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। समझ आ रहा है? ये ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, आपको समझना है। समझ आ रहा है ना? इस छोटे छोटे बात को दिमाग में घुसा के रखो। समझ आ रहा है? तो x का वैल्यू अगर मैं a माइनस एच मान रहा हूं तो h का वैल्यू a माइनस एक्स हो जाएगा। एज x टेंडिंग टू a माइनस है तो h जो होगा किसको टेंड करेगा? 0 को टेंड करेगा। तो इसी चीज को मैं चेंज करके क्या लिख पाऊंगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x के जगह पे a माइनस एच, जो कि है आपका ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, कंटिन्यूटी पे अपन ये वाला फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा यूज करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी में ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना? लिमिट तो मैं इसी से निपटा दूंगा, जब जरूरत होगा इसको लूंगा, बट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में बोर्ड्स को खुश करने के लिए ये सब का जरूरत होता है, चीजों को घुमा के उल्टा करके लिखना उनका आदत होता है। ठीक है, चलो अगर RHL वाले का कहानी बोलो तो RHL वाले में अपन यहाँ पे a प्लस एच लगाएंगे, यहाँ पे a प्लस एच, यहाँ पे a प्लस एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा तेरा h इज इक्वल टू x माइनस a प्लस। देख सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं x को a प्लस एच नहीं लेता हूं तो x जब a प्लस होगा तो a प्लस माइनस a तभी तो पॉजिटिव आएगा। a से बड़ा वैल्यू से अगर 2.001 से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो आंसर 0.001 आएगा प्लस में, अदरवाइज तो माइनस में आ जाएगा, h नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे x का वैल्यू a माइनस एच सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हमने a प्लस एच RHL में सब्स्टिट्यूट किया और a माइनस एच LHL में सब्स्टिट्यूट किया, और दोनों में ही each किसको टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है। वो किधर से? पॉजिटिव साइड से, नेगेटिव साइड का कोई गुंजाइश नहीं है। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो ये हो गया आपका ये दोनों डिस्कशन जो मैंने आपके साथ कर दिया। इस चीज को याद रखना, गड़बड़ नहीं कर देना है। बच्चे अक्सर इसमें गड़बड़ करते हैं, बार बार बोल रहा हूं, अरे भाई पूरा साल देख चुका हूं, समझ में आ रहा है ना? एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, फालतू का चीज नहीं बोल रहा हूं। तेरा गलती होगा तो a माइनस एच या प्लस एच कौन सा किधर लेना है भूलेगा, और h टेंडिंग टू 0 माइनस 0 प्लस ये सब में भी गड़बड़ करेगा। याद रख, h को हमेशा टेंडिंग टू 0 ही लग, 0 माइनस और 0 प्लस का कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। h हमेशा एक साइड से ही टेंड करता है, और वो कौन है? पॉजिटिव वाला साइड। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो लास्ट टॉपिक इधर इरेज कर देते हैं। लिखना है, पॉज मारो, लिख लो। ठीक बात है? हट जाते, पॉज कर लो, लिख लो। ठीक, आगे देखते हैं। वन साइडेड लिमिट। ठीक है, वन साइडेड लिमिट। चलो वन साइडेड लिमिट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्हाट इज वन साइडेड लिमिट? ठीक है, वन साइडेड लिमिट होता है कि कभी कभी डोमेन्स में फंक्शन का रेस्ट्रिक्शन देखते हो ना, जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन, वो बोलता है जनाब अपन तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे ही नहीं,
तो नेगेटिव में तो अपना लिमिट टेंडिंग मत करवा देना, फंक्शन ऐसे ही डज नॉट एग्जिस्ट दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना, एरर दिखाएगा कंप्यूटर, समझ आ रहा है मेरी बात, ठीक है। बिकॉज रूट एक्स जो है वो क्या है, वो तो एक्स नेगेटिव में डिफाइंड ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो आप इसीलिए सोचो, देखो थियरी क्या लिखा हुआ है, देख लो, when we talk about limit at x equal to a, then at least one neighborhood of x equal to a must exist। अगर किसी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्टेंस का बात कर रहे हो तो कम से कम ये तो एंश्योर करो कि फंक्शन का एक साइड तो एग्जिस्ट करे। दैट इज, अगर मैं लिमिट ऑफ रूट एक्स एक्स टेंडिंग्स टू -3 लिख देता हूं तो इस बात का कोई मतलब बनता है क्या भाई, इसका दोनों तरफ ही तो जहरीला ही है, समझ में आ रहा है ना। -3 का इधर जाऊं या फिर -3 का उधर जाऊं, मिलेगा तो -3 ना। बच्चे ज्ञानी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बोलते तभी कि सर -3 का इधर जाते जाते तो इधर का इधर भी चले जाएंगे अपन, कभी ना कभी तो पॉजिटिव साइड में भी पहुंच जाएंगे ना। बेटा इतना आगे नहीं जाना है, समझ में आ रहा है ना। -3 का थोड़ा सा आजू बाजू जाना है, वो -3 प्लस और -3 माइनस, -3 प्लस और -3 माइनस, इसका मतलब समझता है, -3 से प्लस कर रहा है किसको, एच को, और -3 से माइनस कर रहा है किसको, एच को। एच को अगर प्लस करेगा या माइनस करेगा तो वो किधर घूमेगा, वो किधर घूमेगा, या तो वो -2.999 होगा या तो वो -3.001 होगा। इतना भी बड़ा नहीं हो गया आजकल में एज कि 0 को क्रॉस कर जाए, समझ में आ रहा है ना। 0 को क्रॉस करना उसके लिए बहुत भारी हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो इतना ज्ञानी मत हो जाना कि 0 को उधर आप लेके चले जाओ, समझ में आ रहा है ना। बट ये थॉट आपके दिमाग में आ ही सकता है, इसीलिए मैंने अभी इसको क्लियर कर दी, समझ में आ रहा है। तो एक्स टेंडिंग टू -3 का मतलब क्या है, पूरा पूरा बेकार चीज है। -3 का इधर भी डिफाइन नहीं है उधर भी डिफाइन नहीं है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कभी इसका बात करना ही बेकार, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए लिमिट एग्जिस्टेंस का बात जब भी करोगे एटलीस्ट वन साइड मस्ट बी डिफाइन, समझ में आ रहा है ना। एटलीस्ट एलएचएल और आरएचएल दोनों में से कोई भी एक को तो एग्जिस्ट करना ही होगा, समझ आ रहा है मेरी बात। दोनों में से किसी ना किसी एक को तो एग्जिस्ट करना ही होगा, सही बात है। चलो तो देखते हैं वन साइडेड लिमिट में अपने को क्या सीखने को मिलेगा, मतलब ऐसे लिमिट्स जिनके एक साइड बंद है, एक साइड एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल देख लो, लिमिट रूट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स टेंडिंग टू -1 -0.1, किसी भी दूसरे नेगेटिव साइड में बात करना तो बेकार है, और पॉजिटिव साइड में अगर बात करो तो हर जगह पे ये डिफाइंड हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। एलएचएल भी होगा आरएचएल भी होगा, बट 0 पे ही ये वन साइडेड देगा, बिकॉज 0 का एलएचएल डिफाइंड नहीं होगा और आरएचएल डिफाइंड हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो इस केस में एलएचएल क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, और आरएचएल जो होगा वो क्या हो जाएगा, आरएचएल तो एग्जिस्ट कर रहा है बराबर। 0 प्लस रूट एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस, अगर रूट एक्स का बात करूं, एलटी लिख सकते हो, एलआईएम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो 0 प्लस अगर लिखो तो इसका आंसर 0.0001 का स्क्वायर रूट होके क्या आएगा, 0 प्लस ही आएगा, व्हिच इज द फंक्शनल वैल्यू। बट इसी को लिमिट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और तब की बार हम सिर्फ इतना, अगर एक साइड उसका कोलैप्स हो गया तो सिर्फ इसको डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बोल देना, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और तब की बार अगर एक साइड कोलैप्स हो गया पूरा पूरा, तब सिर्फ कंडीशन इतना लगेगा, क्या आरएचएल इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी हो रहा है या नहीं। और यहां पे अपने को देखने को मिल रहा है आरएचएल इज इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी हो रहा है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, एंड इट्स लिमिटिंग वैल्यू इज कितना, 0, एंड इट्स लिमिटिंग वैल्यू इज कितना, 0। समझ आ रहा है मेरी बात, एंड इट्स लिमिटिंग वैल्यू इज 0, क्लियर है बात, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया आपका कहीं ना कहीं फाइनल डिस्कशन, समझ आ रहा है। अगले डिस्कशन के ओर बढ़ते हैं। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 डिवाइडेड बाय बॉक्स x, 1 डिवाइडेड बाय बॉक्स x। बॉक्स को देख के अभी घबराने से नहीं होगा, बार बार बॉक्स आएगा, दर्द देगा, कैलकुलस में बहुत बॉक्स है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो x टेंडिंग टू 0, 1 बाय बॉक्स x। अगर मैं एलएचएल का बात करूं, तो ये क्या आएगा, 0 माइनस आएगा, 0 माइनस 1 बाय बॉक्स x। 0 माइनस का मतलब क्या होता है रे, -0.001। 0 माइनस का मतलब क्या होता है रे, -0.001। और अगर मैं -0.001 का बात करूं, तो उसका बॉक्स का आंसर क्या होता है, 0 से छोटा, 0 से -1 के बीच में किसी भी नंबर का बॉक्स क्या होता है, -1 होता है, समझ में आ रहा है ना। किसी भी नंबर का बॉक्स क्या हो जाता है, -1 होता है, और वही क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा, और वही क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलो बट ध्यान से देखो, अगर मैं इसी का ही आरएचएल का बात करूं, अगर मैं आरएचएल का बात करूं तो x टेंडिंग टू 0 प्लस होगा,
1 बाई बॉक्स एक्स होगा, और 0 प्लस में ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, तो ये लिमिट किसको टेंड करेगा, इंफिनिटी को टेंड करेगा। और अगर लिमिट का आंसर फाइनाइट नहीं आया तो उस लिमिट को हम एग्जिस्ट नहीं करें। लिमिट का आंसर अगर फाइनाइट नहीं आया तो उस लिमिट को कहीं ना कहीं अपन एग्जिस्ट होने नहीं देंगे, उसको क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इसका भी एक साइड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम किससे काम चलाएंगे, एक ही साइड से काम चलाएंगे। मतलब हम कंडीशन इसका क्या बनाएंगे कि अगर LHL एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल हो गया तभी इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा, और LHL एक फाइनाइट क्वांटिटी -1 के इक्वल आ रहा है तो आप कमेंट क्या करोगे कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एंड इट्स लिमिटिंग वैल्यू इज -1, एंड इट्स लिमिटिंग वैल्यू इज कितना, -1। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो तो ये हो गया, ये हो गया ना। चलो आगे नंबर 3 इरेज कर देते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज इधर इरेज करते थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो तो ध्यान से समझो नंबर 3 को, ठीक है। नंबर 3 में क्या है, लॉग है, क्या है, लॉग है, लिमिट लॉग एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक बात है, एक्स टेंडिंग टू 0 डालना है, 0 डालना, 0 0 0, तो क्या होगा बोल, एक्स टेंडिंग को अगर 0 डालेगा तो LHL क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस लॉग एक्स। अभी आप जानते हो कि लॉग के अंदर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो 0 माइनस एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस टू 0 का जस्ट लेफ्ट साइड में, तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा, 0 का थोड़ा सा लेफ्ट साइड में गया तो ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। तो नेगेटिव अगर मिल गया तो इसका क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये भी वन साइडेड लिमिट, तो इसका भी क्या होगा, RHL आएगा, सिर्फ RHL पे कंडीशन लगेगा, और RHL क्या होगा, ये तो 0 प्लस होगा, तो 0 प्लस लॉग ऑफ 0 प्लस किधर, लॉग का ग्राफ याद है, 0 प्लस में आंसर किधर जाता है, माइनस इंफिनिटी में जाता है। समझ में आ रहा है ना, तो माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा, ये इक्वल तो हो नहीं सकता है, टेंड करेगा। तो क्या इसके लिए कंडीशन क्या होगा, LHL तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, RHL इक्वल टू AFQ, बट एज यहाँ पे RHL डज नॉट इक्वल टू AFQ, देयरफॉर limit of function does not exist at x is equal to 0। समझ में आ रहा है ना। बच्चे इसको गलत इंटरप्रेट कर देते, मास्टर बच्चे सब मिलकर के इसको गलत इंटरप्रेट कर देते, बोले लिमिट LHL RHL इक्वल नहीं हो रहा है इसीलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। LHL डज नॉट एग्जिस्ट है तो क्या हुआ, अगर LHL डज नॉट एग्जिस्ट है तो वन साइडेड लिमिट होगा, ये तो वन साइडेड लिमिट है ना, इसका एक साइड बंद है पूरा पूरा, फंक्शन डोमेन में तो है ही नहीं, इधर तो ग्राफ ही नहीं है, तो लिमिट कहां से निकालोगे, इधर तो ग्राफ ही नहीं है, तो LHL का धंधा छोड़ो, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं हुआ, इसका लिमिट, उसका वजह क्या है, उसका वजह है RHL नॉट इक्वल्स टू ए फाइनाइट क्वांटिटी, दैट्स द रीजन फॉर विच द लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो और लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला देखो, लिमिट 1 by x टेंडिंग टू 0, लिमिट 1 by x टेंडिंग टू 0। हाँ, ये तो वन साइडेड लिमिट नहीं है कहीं ना कहीं, बट मैंने फिर भी इसको लिया है, मैं आपको सिखा देता हूं कुछ ना कुछ, ठीक है, सिखा देता हूं कुछ ना कुछ। x टेंडिंग टू 0, इसका अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ध्यान से देख, इसका अगर LHL का बात करें तो 0 क्या होगा, LHL का अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू 0 माइनस 1 बाई एक्स। अभी 0 माइनस मतलब नेगेटिव 0 यहां पे बैठेगा, 1 बाई 0 ऐसे ही क्या होता है, इन्फिनिटी, बट जो भी 0 बैठ रहा है यहाँ पे वो क्या हो रहा है, नेगेटिव 0, मतलब -0.001 बैठ रहा है, 1 बाई 0.001 क्या हो रहा है, इन्फिनिटी को, माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। और RHL जो है वो क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1 बाई एक्स। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे तो पॉजिटिव 0, तो दैट इज 0.001 इस टाइप का कुछ बैठेगा, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है ना। तो एज LHL जो है वो RHL के इक्वल नहीं है, therefore limit of function does not exist at x is equal to 0। समझ में आ रहा है, लिमिट does not exist, ठीक है। कोई बच्चा मेरे को बोल देता है ये सब रीजन पूछेगा बे, वन और मोर देन वन वाले ऑप्शन में एडवांस में बीच में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बीच में घुसाएगा, आ चुका है बहुत बार। समझ में आ रहा है ना, 19 में पूछा है लिमिट का क्वेश्चन, वैसे डेफिनेशन के ऊपर ही। समझ में आ रहा है ना, 2019 में। समझ में आ रहा है। चलो, वन और मोर देन वन वाले ऑप्शन में बीच में घुसेगा, पार्शियल मार्किंग होता है ना, अभी बीच में ये सब घुसा देता है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये LHL RHL, ध्यान से सुनिएगा, LHL RHL दोनों माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। अभी इसका रीजन तो मैं बहुत कुछ दे सकता हूं, LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ।
समझ में आ रहा है ना? या फिर ये भी तो बोल सकते हो, अगर दोनों के दोनों प्लस इंफिनिटी हो जाता तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर जाता? नहीं, तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल नहीं हो पाता ना, दोनों के दोनों इनफाइनाइट है। अगर दोनों के दोनों माइनस इंफिनिटी हो जाता तब क्या लिमिट एग्जिस्ट करता? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है ना, इंफिनिटी है, ये फाइनाइट क्वांटिटी तो नहीं है, तो कैसे लिमिट एग्जिस्ट करेगा? समझ में आ रहा है ना? और ध्यान से देख सकते हो, ये तो फेमस फंक्शन है रेसिप्रोकल, आप जानते हो, ग्राफ भी जानते हो, देखो ना x इक्वल टू 0 पे ये जा रहा है प्लस इंफिनिटी, ये जा रहा है माइनस इंफिनिटी। 0 प्लस में देखो ये प्लस इंफिनिटी भाग रहा है, 0 माइनस में, 0 का थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ये माइनस इंफिनिटी जा रहा है, तो लिमिट x इक्वल टू 0 पे क्या नहीं हुआ? एग्जिस्ट ही नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का? चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका और कुछ बेसिक डिस्कशन, है ना? अभी अपन बात करते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, ये सब के बारे में। ठीक है, चलो तो चलो देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना? पहला क्वेश्चन देखो, एग्जामाइन वेदर द लिमिट ऑफ fx एग्जिस्ट और नॉट एट x इक्वल टू 1 2 3 4। 1 2 3 4 मैं 0 भी इंक्लूड कर देता हूँ। इन 5 पॉइंट पे आपको लिमिट एग्जिस्टेंस पूछा जा रहा है। अभी सबसे पहले मैं ग्राफिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना? आप अगर एग्जाम में लिखने का बात आए बोर्ड्स में, तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है? एट x इक्वल टू 0 सबसे पहले करोगे। LHL तो है ही नहीं, LHL है ही नहीं ना, x इक्वल टू 0 का LHL तो एग्जिस्ट ही नहीं करा। वन साइडेड लिमिट x इक्वल टू 0 में, इस फंक्शन का लिमिट x इक्वल टू 0 में वन साइडेड हो जाएगा ना, तो सिर्फ RHL एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल हो रहा है नहीं, या फिर वही चीज अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो कहीं ना कहीं लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो RHL हो जाएगा क्या? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, और वो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा? आप ध्यान से देखोगे कि लेफ्ट राइट साइड से अगर 0 को टेंड करोगे तो ग्राफ इधर जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 को टेंड करेगा फ्रॉम बॉटम, तो नीचे से 1 को टेंड करेगा, दैट इज 1 माइनस होगा ये, ठीक है? और 1 माइनस का लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है? एंड RHL जो होगा क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट, वन साइडेड लिमिट, वन साइडेड लिमिट, ठीक है? तो एज RHL is equal to a finite quantity, therefore limit of function fx exists at x is equal to 0 and its limiting value is कितना? 1। समझ में आ रहा है? क्लियर? इतना सा पार्ट आपको लिखना है। अभी x इक्वल टू 1 पे अगर मैं बात करूं, एट x इक्वल टू 1 जो लिख के दिखा रहा हूं, बाकी आप लिख सकते हो। एट x इक्वल टू 1 अगर मैं LHL का बात करूं, LHL क्या होगा? लिमिट ऑफ fx x टेंडिंग टू 1 माइनस x टेंडिंग टू 1 माइनस, देखो 1 के लेफ्ट साइड से 1 की तरफ आओ, ग्राफ किधर जा रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है, दैट इज ग्राफ ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो नीचे मतलब इस जगह पे टेंड कर रहा है, भाई कर रहा है नहीं कर रहा है? अगर आप इधर से जाओगे तो ग्राफ ऐसे आ रहा है ना, ग्राफ ऐसे आ रहा है, तो y का वैल्यू ऐसे आ रहा है। अगर y का वैल्यू ऐसे आ रहा है तो किसको टेंड कर रहा है? 0 प्लस होगा ना, 0 को टेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये इसका वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। 0 प्लस को लिमिट कर दोगे तो 0 आएगा। अगर RHL देखते हो तो कितना होगा? RHL अगर देखते हो तो कितना होगा? ठीक है, RHL देखते हैं तो लिमिट fx x टेंडिंग टू 1 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? x टेंडिंग टू 1 प्लस अगर हो गया तो fx में क्या डालूंगा? fx में मैं कितना डालूंगा? देख, 1 प्लस मतलब इधर, इधर मतलब ऐसे, ऐसे मतलब ऐसे, तो ये क्या होगा? 1 का ऊपर साइड से 1 को टेंड करना है, दैट इज 1 प्लस, तो इसको लिमिट करूंगा तो 1 आएगा। क्या दोनों फाइनाइट है? हाँ बिल्कुल दोनों फाइनाइट है। क्या दोनों इक्वल है? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। तो एज LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो क्या लिखोगे? therefore limit of fx does not exist at x is equal to 1। समझ में आ रहा है? बाकी x इक्वल टू 2 3 4 5 सेम टू सेम लिखना है। 5 में भी ये वन साइडेड लिमिट है, देखो उसका RHL प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? 2 पे डायरेक्टली चेक करके दे दूंगा, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों से टेंड करूंगा, इधर ही जाएगा, मतलब दोनों 2 माइनस आएगा, और जिसका लिमिट होकर के वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। तो x इक्वल टू 2 पे लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है, उसका लिमिटिंग वैल्यू कितना है? 2 है। अगर मैं x इक्वल टू 3 पे बात करूं तो 3 पे कितना होगा? LHL का अगर मैं बात करूं तो LHL कितना हो जाएगा? 1, और RHL का अगर मैं बात करूं तो RHL कितना होगा? देखो
3 का लेफ्ट साइड राइट साइड से 3 को टेंड करेंगे तो 3 का राइट साइड से मतलब ग्राफ इधर आएगा, ग्राफ इधर आएगा तो वैल्यू ऐसे आएगा, मतलब 2 प्लस होगा और 2 प्लस का लिमिट कहीं ना कहीं 2 होगा, तो इधर से 2 आ रहा है और इधर से 1 आ रहा है, तो 1 और 2 इक्वल नहीं है, मतलब इस जगह पे डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, इस जगह पे एग्जिस्ट हो जाएगा और आंसर कितना होगा 2 हो जाएगा। 4 पे देखो, 4 पे एलएचएल किधर से जा रहा है, अगर ऐसे जाओगे तो इधर से ऐसे हो रहा है ना, ऐसे मतलब 3 माइनस हो रहा है, मतलब एलएचएल आ रहा है आपका 3 और आरएचएल कितना आ रहा है, आरएचएल ऐसे हो रहा है, ऐसे मतलब ऐसे, तो किधर जा रहा है 2 माइनस हो रहा है, मतलब 2, ठीक है, 2 माइनस का लिमिटिंग वैल्यू 2 होगा, तो 3 और 2 इक्वल नहीं है, मतलब 4 पे भी डज नॉट एग्जिस्ट और 5 पे तो वन साइडेड है, एलएचएल डायरेक्टली कितना आ रहा है 0 आ रहा है और लिमिटिंग वैल्यू 0 ही होगा और एग्जिस्ट भी करेगा, बिकॉज आरएचएल तो उसमें देखना ही नहीं है, बिकॉज ये लिमिट कैसा है वन साइडेड लिमिट है, ठीक है, एट x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 0 लिमिट ऑफ द फंक्शन बोथ आर वन साइडेड लिमिट, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका पूरा पूरा प्रॉपर आंसर, ठीक है। तो उसी चीज को अगर बाकी सारे पॉइंट में आपको लिखना है भाई, आप कॉपी में इसी प्रकार से करोगे, बाकी चारों में x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, 4, 5 चारों जगह में इसी प्रकार से करोगे, समझ में आ रहा है ना, इसी प्रकार से करोगे तभी आपका चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैंने तो बस आपको एक्सप्लेन करके दे दिया, और अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो फोन कीजिएगा, ठीक है। चलो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेक द एग्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट एट x इक्वल टू 1 एंड 3। अभी मैंने फंक्शन जो है वो आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में दिया था, अभी उसी ग्राफिकल फॉर्मेट को चेंज करके मैंने दूसरा फॉर्मेट बना दिया, मतलब इसी का आंसर नहीं है, मतलब इसी का फंक्शन नहीं है, यही फंक्शन नहीं दिया, दूसरा फंक्शन बट इस फॉर्मेट में दिया। इसको क्या बोलते हैं, डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिफाइंड, ठीक है, पीस वाइज फंक्शन बोल सकते हो, ठीक है, डिफाइंड फंक्शन। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, तो ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन जो है इसको अपन क्या इसका लिमिट चेक करना है एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, ठीक है। तो क्या आप इसका ग्राफ बनाओगे फिर वो सब एरो वगैरह खींच के देखोगे, बिल्कुल नहीं, डायरेक्टली एलएचएल आरएचएल का कंसेप्ट आपके पास है, आप उसी को अप्लाई करके निकाल सकते हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलो कहीं ना कहीं सॉल्व करते है ना। तो सबसे पहले हम चेक करने जा रहे हैं एट x इक्वल टू 1, तो एट x इक्वल टू 1 लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए एलएचएल आरएचएल निकालना होगा, तो सबसे पहले एलएचएल निकालते हैं। एलएचएल कितना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस इधर f ऑफ x, समझ में आ रहा है क्या, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x कितना होगा, 1 माइनस मतलब x का वैल्यू 1 से छोटा, जब x का वैल्यू 1 से छोटा है तो फंक्शन क्या है 3 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अभी देख x का वैल्यू 1 माइनस को टेंड करे, मतलब क्या 0.999 हो रहा है, तो 0.999 अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर करेगा तो 0.999 ही आएगा, तो अगर ऐड करोगे तो 3.999 आएगा, और उसको लिमिट अगर करूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा, जिसको आप लोग डायरेक्टली वैल्यू रख करके निकाल देते हो, क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू रख करके क्या आएगा कहानी समझ पा रहे हो अभी, कि आप डायरेक्टली 1 पुट करके 3 प्लस 1 4 लिख देते हो, बट उसके पीछे का लॉजिक को समझो कि हम 1 नहीं पुट कर रहे हैं, हम 1 माइनस पुट कर रहे हैं, दैट इज 0.999 पुट कर रहे हैं, 0.999 का स्क्वायर 0.999 नहीं होगा, प्लस 3 कर दोगे तो 3.999, और उस 3.99 तो आपका फंक्शनल वैल्यू है, बट उसको जब लिमिट करोगे उसका अप्रोक्सीमेशन लोगे तब आपको आंसर क्या मिलेगा 4, विच इज द लिमिटिंग वैल्यू, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो अभी क्या निकालते, आरएचएल निकालते, आरएचएल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एफ x टेंडिंग टू 1 प्लस, तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा 1 प्लस दैट इज x का वैल्यू जब 1 से बड़ा, ये कितना है 4 माइनस x, समझ में आ रहा है, 4 माइनस x। अभी देख x अगर 1 प्लस को टेंड कर रहा है, 1 प्लस मतलब क्या 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करूं मतलब क्या पुट करूंगा, 100 तो पुट नहीं कर दूंगा ना, 1.001 ही पुट करूंगा, तो 1.001 पुट करने से ये डिफरेंस होकर के कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट हो गए 2.999, और 2.999 का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, 2.999 का लिमिटिंग वैल्यू 3 हो जाएगा, 2.999 इज द फंक्शनल वैल्यू और 3 इज द लिमिटिंग वैल्यू। तो अभी दोनों इक्वल आया क्या, नहीं आया, तो आप कमेंट क्या करोगे, एज आरएचएल, ऑल्दो दोनों क्या है फाइनाइट है बट इक्वल नहीं है, तो एज आरएचएल नॉट इक्वल टू एलएचएल, देयरफॉर लिमिट ऑफ fx, देयरफॉर लिमिट ऑफ fx डज नॉट एग्जिस्ट एट x बराबर कितना, Therefore, limit of fx does not exist at x बराबर 1, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो
आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, x इक्वल टू 3 पे देखते हैं, ठीक है। एट x इक्वल टू 3 एलएचएल निकालो सबसे पहले। एट x इक्वल टू 3 ये कितना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस f ऑफ x, समझ में आ रहा है ना, लिमिट f x टेंडिंग टू 3 माइनस f ऑफ x कितना भाई, 3 माइनस मतलब 3 से पहले, 3 से छोटा, जब x का वैल्यू 3 से छोटा है तो fx कितना है, 4 माइनस x है। अभी देख, अभी 3 माइनस मतलब क्या, 2.999, 2.999 अगर यहाँ पे पुट करेगा तो ये कितना आएगा, 1.001 आएगा, दैट इज 1 प्लस आएगा। तो 1 से अगर थोड़ा बड़ा है तो उसका लिमिटिंग वैल्यू तो 1 ही मिलेगा ना भाई। 1 प्लस इज द फंक्शनल वैल्यू, दैट इज 1.001, बट 1 इज द लिमिटिंग वैल्यू, समझ में आ रहा है। और आरएचएल का अगर मैं बात करूं तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस f ऑफ x आएगा, x टेंडिंग टू 3 प्लस f ऑफ x कितना है यहाँ पे, जब 3 से बड़ा है x का वैल्यू तो f ऑफ x कितना है, x प्लस 1 है, तो ये कितना है, 3 डालोगे तो 4 आएगा, बट 3 प्लस दैट इज 3.001 डालोगे तो कितना आएगा, 4.001, जिसका लिमिटिंग वैल्यू कितना है, 4। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे भी दोनों अनइक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। एज LHL नॉट इक्वल टू RHL, therefore limit of fx, therefore limit of fx does not exist, therefore limit of fx does not exist at x is equal to 3। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड दिस 3 लिमिट fx x टेंडिंग टू 1 प्लस, ये तो निकाल ही दिया RHL, इसका आंसर कितना है 3, ये तो निकाल ही दिया। 1 माइनस ये भी निकाल दिया, ये कितना आया 4 आया। अभी यहाँ पे देखो एक और सुंदर सा क्वेश्चन, कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन आ गया, f ऑफ x, समझ में आ रहा है ना, कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन आ गया, इसका लिमिट निकालना है, बढ़िया मजा आएगा। इसका लिमिट अगर x इक्वल टू 1 पे निकालना है तो पहले तो ये चेक करना होगा क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा LHL RHL का जो वैल्यू आएगा वही तो हो जाएगा ना लिमिटिंग वैल्यू, और तो लिमिट निकालने का जरूरत ही नहीं है, वही हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू। और अगर दोनों अनइक्वल आता है तब तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले इस केस में LHL निकाल के देख लेते, चलो तो LHL कितना आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस क्या आएगा, f ऑफ x। ध्यान से मेरे साथ साथ सोचना है, ध्यान से मेरे साथ साथ सोचना है। देख x जब 1 माइनस को टेंड कर रहा है, 1 माइनस मतलब 1 को फ्रॉम द लेफ्ट साइड, 1 को पीछे से जब x टेंड कर रहा है, x टेंडिंग टू 1 माइनस, fx किसको टेंड कर रहा है, किसको, 4 को। fx किसको टेंड कर रहा है, 4 को। बट हमें लिमिटिंग वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फंक्शनल वैल्यू चाहिए। कंसेप्ट को समझो, फंक्शनल वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू का अंतर को समझो, तभी जाके ये क्वेश्चन समझ पाओगे, ठीक है। x टेंडिंग टू 1 माइनस पे, x टेंडिंग टू 1 माइनस पे, एक 1 माइनस मतलब क्या, ये वाला फंक्शन लेंगे, इस वाले फंक्शन पे फंक्शनल वैल्यू कितना था, 3.999 था ना, क्या था फंक्शनल वैल्यू, 3.999 था, 3.999 था। 4 मत पकड़ो, 4 is the limiting value, but we have to determine the value of fx, that is the functional value. When x is approached to 1 minus, that is x is tending to 1 from the left side of 1, then fx will tend to 4. fx will tend to 4, not fx is equal to 4. fx is tend to 4. fx is tending to 4. Tending to 4 from which side? From left side. Because x अगर 1 माइनस है मतलब 0.999 है, 0.999 यहाँ पे डालोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 0.999 ही होगा, प्लस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3.999। अगर 3.999 का बात कर रहे हो तो ये 4 माइनस है, 4 है या 4 प्लस है, 4 माइनस है, समझ में आ रहा है ना। तो अभी मैं f के अंदर क्या लिखूंगा, 4 माइनस लिखूंगा। तो f के अंदर अगर 4 माइनस लिखा मतलब अभी मुझे 4 माइनस पे फंक्शन चेक करना है। अभी 4 माइनस कौन सा फंक्शन के अंदर पे आएगा, इन तीनों में नीचे वाले के अंदर में आएगा, बिकॉज 4 माइनस क्या है, 3.999 और 3.999 3 से बड़ा है। 4 माइनस मतलब 2 पे मत चले जाना, समझ में आ रहा है ना, 4 माइनस मतलब 4 से थोड़ा सा पीछे, तो ये 3.999 इस जगह पे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ये कितना होगा, डायरेक्टली लिख देते इसका वैल्यू, और लिखने का जरूरत ही नहीं है, 4 माइनस यहाँ पे पुट कर दो ना, कितना आ जाएगा 3.999 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4.999, 4.999 आएगा ना भाई। 4.999 को क्या लिख सकते हो, 5 माइनस, जिसको लिमिट कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू, बट 5 माइनस 4 माइनस दिस आर द फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू ये चीज मैं स्पेशली बच्चों को सिखा के देता हूं ताकि ये चीज जो है समझने के बाद ही
देखो गंदे क्वेश्चन कॉम्पोजिशन में आपको कितना हेल्प हो रहा है। अदरवाइज आप यहाँ पे क्या पुट कर देते, 4 पुट कर देते, जबकि 4 पे आपका आंसर आ जाता, जबकि आपको 4 पे आंसर यहाँ पे आ रहा है। बट सोचो तो अगर मैं 4 का 3 से 4 पे एक फंक्शन बोल देता हूं और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए अलग सा फंक्शन डिफाइन कर देता हूं, तब तो आप फंस जाओगे ना। अगर क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से चेंज कर देता हूं तो ये 4 तक है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए एक्सप्रेशन x - 2 है, तब तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भले करेक्ट हो गया, अंधे की तरह करके 4 पुट करके करेक्ट हो गया, बट ओरिजिनली अच्छे क्वेश्चंस में आप गड़बड़ कर दोगे। इस चीज को समझो, ठीक है। तो आपको फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू के बीच का डिफरेंस को समझना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस अगर होगा 1 प्लस अगर होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, देख ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f के अंदर क्या आएगा, fx किसको टेंड कर रहा है, 1 प्लस मतलब कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन। अगर यहाँ पे 1 प्लस रखा तो ये क्या आएगा 1.001, अगर माइनस हो गया तो ये क्या आएगा 3 माइनस आएगा ना, 2.999 आएगा, दैट इज ये कितना होगा 3 माइनस। और अगर 3 अगर आप देखो ना कितना सुंदर सा क्वेश्चन, इसी में आप फंस जाते। अगर आप 3 माइनस ना सोच के एग्जैक्टली x टेंडिंग टू 1 प्लस में RHL का वैल्यू 3 पुट कर देते तो f ऑफ 3 आपका आ जाता 3 प्लस 1। बट अभी 3 माइनस है, 3 माइनस है तो फंक्शन ऊपर वाले में बैठेगा, बिकॉज 3 माइनस इसको इंडिकेट कर रहा है। बट अगर आप 3 लिख देते तो ये इंडिकेट होता और आंसर आपका गलत हो जाता। समझ में आ रहा है ना। तो क्या आ जाता 3 माइनस पे बिकॉज 3 माइनस ही है फंक्शनल वैल्यू, बट 3 क्या है, ये जो fx का वैल्यू लिख रहे हो ये लिमिटिंग वैल्यू थोड़ी ना लिख रहे हो, ये फंक्शनल वैल्यू लिख रहे हो आप, ठीक है। 3 माइनस, तो 3 माइनस पे वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, 3 माइनस पे वैल्यू कितना आएगा, 3 माइनस दैट इज 2.999, पुट करोगे यहाँ पे 2.999 तो ये क्या आएगा 1.001 आएगा, दैट इज 1 प्लस आएगा। समझ में आ रहा है ना, 1 प्लस आएगा तो x टेंडिंग टू 1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस, जिसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे भी वापस क्या देखने को मिला, एज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ फंक्शन fx डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा आपका कमेंट। समझ में आ रहा है ना। उम्मीद करता हूं कि अभी कहानी को आप पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन करने के बाद ना मेरा भी दिल खुश हो जाता है कराने के बाद, और कहीं ना कहीं आपको भी मजा आ रहा होगा कि चीजें को ना जो एकदम अंदर से घुस करके समझ में आ रहा है। देखो कितना बड़ी बड़ी सा चीज है, कितना छोटा छोटा चीज है, बट अपन जो है गड़बड़ कर देते हो। वही है कैलकुलस, उसी का नाम है कैलकुलस, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत छोटा छोटा चीज है बट पकड़ लिए तो बहुत बड़ा काम कर दोगे। समझ में आ रहा है ना। 1 प्लस में वैल्यू अगर 3 लिख दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू 3 लिख के तो पता ही नहीं कर पाओगे ना, f ऑफ 3 डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दोगे व्हिच इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। समझ में आ रहा है। लिमिटिंग का तो कोई नेचर ही नहीं आएगा, ठीक है। फंक्शनल वैल्यू को जब ऑब्जर्व करना सीखोगे तभी जाकर के इस चीज का फील आएगा, और ये क्वेश्चन फील के बिना सॉल्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। चलो तो देखते हैं, अभी क्वेश्चंस हो गया, थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन कर लिया, अभी और कुछ टॉपिक देखते हैं। तो चलो अभी देख लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक है ना, काफी देर हो गए, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में हम जान लेते। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होता है, ठीक है। दुनिया में ऐसे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं जिस चीज को अभी हम देखेंगे, और उन प्रकार के अलग अलग इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के लिमिट को कैसे सॉल्व करना है वही आपको थ्रू आउट द चैप्टर सीखना है, ठीक है। और कुछ एक्सेप्शनल टॉपिक्स है, लॉपिटल रूल यूज करके तो वो सारी चीज सीखेंगे, और उसके अलावा आपका सैंडविच थ्योरम हो गया, इनबिल्ट लिमिट हो गया, और कुछ इस प्रकार के टॉपिक्स आएंगे, हम देखेंगे उसको, ठीक है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को मैं बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड कर देता हूं, है ना। मेरा डिवाइड किया हुआ टाइप है, आप ध्यान से समझ जाओ, ठीक है। 3 टाइप में मैंने इसीलिए डिवाइड किया क्योंकि सॉल्विंग के टाइम इसी प्रकार का चीज थॉट रखने में आसानी हो जाती है। देखो सबसे पहला इनडिटरमिनेसी है अप्रोचिंग 0 डिवाइडेड बाई अप्रोचिंग 0, ठीक है। अप्रोचिंग 0 बाई अप्रोचिंग 0। अभी इनडिटरमिनेट का मतलब क्या है, जिस चीज का आंसर कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है, इसीलिए तो उसको अपन इनडिटरमिनेट बोलते हैं ना, और उसका लिमिटिंग नेचर स्टडी करते हैं। जैसे अप्रोचिंग 0 अगर ऊपर है, 0 बाई 0 जो बोलते हैं ना अपन, वही अप्रोचिंग 0 बाई अप्रोचिंग 0 है। अभी देख इसको इनडिटरमिनेट क्यों बोल रहा हूं, मान लो ऊपर वाला अप्रोचिंग 0 क्या हो गया पॉजिटिव, और नीचे वाला अप्रोचिंग 0 पॉजिटिव, मतलब दोनों ही राइट साइड से अप्रोच कर रहा है,
ठीक बात है, दोनों राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर एक भी नीचे वाला मान लो नेगेटिव लेफ्ट साइड से टेंड कर दिया, मतलब नीचे वाला मान लो -0.001 हो गया और ऊपर वाला प्लस में हो गया, तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो कुछ फिक्स है क्या, बोलो, कुछ भी फिक्स नहीं है। आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव में 1 से बड़ा भी आ सकता है, 1 से छोटा भी आ सकता है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया 1 से बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया तो 1 से छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इसीलिए अपन जो है इस चीज को क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि इसका आंसर जो है वो कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है। दूसरे प्रकार का इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, अप्रोचिंग इंफिनिटी बाय अप्रोचिंग इंफिनिटी। अप्रोचिंग इंफिनिटी, इंफिनिटी हमेशा अप्रोचिंग ही होता है। ये भी इनडिटरमिनेट क्यों है, सोचो, बिकॉज ऊपर वाला इंफिनिटी मान लो 1 लाख हो गया और नीचे वाला इंफिनिटी 2 लाख, तो आंसर 1 से छोटा हो जाएगा। बट अगर ऊपर वाला 2 लाख हो गया, नीचे वाला 1 लाख हो गया, तो आंसर 1 से बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसका आंसर भी तो कुछ फिक्स नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ये भी इनडिटरमिनेट। चलो अगला इनडिटरमिनेट फॉर्म देख लेते हैं, अप्रोचिंग 0 इंटू अप्रोचिंग इंफिनिटी। देख, 0 अप्रोचिंग है, एग्जैक्ट नहीं है। अपन बोल देते हैं 0 इंटू इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी नहीं, ये जो 0 का बात चल रहा है वो अप्रोचिंग 0, नॉट एग्जैक्ट 0। अब एग्जैक्ट 0 के साथ किसी को भी चिपका मल्टीप्लीकेशन में 0 के साथ जो भी टकराएगा वही बर्बाद हो जाएगा। 0 के साथ जिसको मल्टीप्लाई करेगा वही खत्म हो जाएगा, आंसर 0 आएगा। तो वो कहेगा इनडिटरमिनेट, उसका आंसर तो फिक्स है, नहीं आ रहा है। बट ये जो है वो अप्रोचिंग 0 है। अप्रोचिंग 0 कहने मतलब इस अप्रोचिंग इंफिनिटी को मान ले 10 लाख, अभी इस अप्रोचिंग 0 को मान ले पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू 10 लाख क्या आएगा, पॉजिटिव साइड में बहुत बड़ा नंबर आएगा, बट सॉरी छोटा हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल है। बट अगर ये नेगेटिव हो जाता है, एलिचल से लेफ्ट हैंड साइड से अगर टेंड करता है, तो ये नेगेटिव इंटू 1 लाख 10 लाख क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइड में नंबर आएगा। तो इसका भी तो आंसर कुछ फिक्स नहीं है ना, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो इसीलिए ये भी क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो अगला देखते हैं। याद रखना है ये अप्रोचिंग 0 है, नॉट एग्जैक्ट 0। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अप्रोचिंग 0 एंड एग्जैक्ट 0। यह है ये वाला अप्रोचिंग इंफिनिटी माइनस अप्रोचिंग इंफिनिटी, दिस इज अनदर इनडिटरमिनेट फॉर्म। बोले तो कैसे सर, ये वाला मान लो 1 लाख, ये वाला मान लो 2 लाख, तो डिफरेंस कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। ये 2 लाख हो गया, ये 1 लाख हो गया, तो डिफरेंस कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये भी क्या हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। समझ आ रहा है मेरी बात। चलो तो सेकेंड टाइप ऑफ इनडिटरमिनेंसी देख लेते हैं। सेकेंड बेसिकली गलत लिख दिया, इसको मैं टाइप 2 में रखता हूं, ठीक है, इसको टाइप 2 में रखूं। ये टाइप 1 का 2 हो गया, टाइप 2 का 2 हो गया, अभी टाइप 3 में लिख दो एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेंसी। जैसे अप्रोचिंग 0 टू द पावर अप्रोचिंग 0। अभी अप्रोचिंग 0 मान लो 0.001, उसके पावर में अगर 0.001 ही होगा तो आंसर कुछ आएगा। बट अगर ये नेगेटिव साइड से टेंड किया तो ये भी तो हो सकता है ना, 0.0001 के पावर में 0.0001, तो इसका आंसर कुछ आएगा। और ये भी तो हो सकता है ना, इसका मतलब 0.0001 के पावर में माइनस 0.00001, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 डिवाइडेड बाय दिस हो जाएगा ना, तो आंसर तो है बहुत बड़ा आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना, डिनोमिनेटर में जितना छोटा आंसर उतना ही बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो दोनों प्रकार से 2 आंसर आ सकता है, इसीलिए ये भी क्या, इनडिटरमिनेट फॉर्म। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट इनडिटरमिनेंसी इज अप्रोचिंग इंफिनिटी टू द पावर अप्रोचिंग 0। अप्रोचिंग इंफिनिटी टू द पावर अप्रोचिंग 0 कैसे, अप्रोचिंग इंफिनिटी को तुम मान लो 10 लाख, ठीक है, और अप्रोचिंग 0 को तुम मान लो क्या, मान लो पॉजिटिव मान लो, तो ये 10 लाख टू दी पावर 2 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर मान लो नेगेटिव मान लो, तो नेगेटिव मानने के साथ साथ ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा ना, 1/10 लाख टू दी पावर 0.001, तो आंसर चेंज हो जाएगा। इसीलिए ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म। और एक और सबसे लास्ट क्या है, अप्रोचिंग 1 टू दी पावर अप्रोचिंग इंफिनिटी। इंफिनिटी तो हमेशा अप्रोचिंग ही होता है। एग्जैक्ट 1 टू दी पावर इंफिनिटी का अगर आंसर पूछा, एग्जैक्ट 1, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, बिकॉज 1 को कितना बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बट दिस इज अप्रोचिंग 1 टू दी पावर इंफिनिटी। अप्रोचिंग 1 का मतलब मैं आपको दिखाता हूं, 1 का अप्रोचिंग क्या, 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। 1 से बड़ा मान लो 1.5 टू दी पावर इंफिनिटी, तो ये क्या आएगा, बहुत बड़ा, ये तो इंफिनिटी को टेंड करेगा।
बट अगर मैंने मान लो हाफ टू द पावर इंफिनिटी ले लिया तो ये किसको टेंड करेगा, ये कहीं ना कहीं 1 टू द पावर इंफिनिटी बाई 2 टू द पावर इंफिनिटी हो जाएगा। 1 टू द पावर इंफिनिटी तो 1 है और 2 टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी है, तो 1 बाई इंफिनिटी किसको टेंड करेगा, 0। तो इधर से करने से इंफिनिटी आ रहा है, इधर से करने से 0 आ रहा है। तो कहानी देखो ना, गड़बड़ है ना, क्या है, दो साइड से टेंड करने से दो अलग अलग मतलब निकल रहा है। इसीलिए अप्रोचिंग 1 टू द पावर अप्रोचिंग इंफिनिटी को हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो यही है दुनिया में हमारा 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0 बाई 0, इंफिनिटी बाई 0, इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0, इंफिनिटी टू द पावर 0 एंड 1 टू द पावर इंफिनिटी। ये दुनिया का वो 7 फॉर्मेट है जो अगर किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वैल्यू निकालते वक्त अगर आ गया तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। आपको तुरंत किसके बारे में सोचना पड़ेगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट के बारे में सोचना पड़ेगा, अगर उसका लिमिट उस पॉइंट में एग्जिस्ट कर रहा हो तो। समझ में आ रहा है, क्लियर है कहानी। चलो, तो ये सारे प्रकार के इनडिटर्मिनेंसी को अपन किस चीज से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से लॉपिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, किससे सॉल्व कर सकते हैं, लॉपिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल नहीं, उल्लू की तरह प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, मैथमेटिशियन का सही नाम तो लेगा, लॉपिटल बोलते इसको, ठीक है। एच और एस जो है वो साइलेंट है, लॉपिटल, एल हॉस्पिटल नहीं, गवार की तरह एल हॉस्पिटल मत बोलिएगा, ठीक है। तो लॉपिटल रूल बोलते इसको, ठीक है। तो लॉपिटल रूल जो है उस चीज को समझने के लिए कहीं ना कहीं हमें डेरिवेटिव निकालने का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जो क्लास 11 में आप किए हो। और इस लॉपिटल रूल से अगर किसी भी लिमिट को आप सॉल्व किए, है ना, तो बोर्ड एग्जाम में वो एक्सेप्टेड नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, काट देगा, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे करना है, यानी कि सिर्फ एनसीईआरटी वे में डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके, फैक्टराइज करके, विदाउट यूजिंग लॉपिटल रूल, बाकी जितने भी प्रकार के टेक्निक्स होते हैं उनको यूज करके, बहुत सारे लिमिट ऐसे हैं जो लॉपिटल से भी सॉल्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, दिखाएंगे बहुत सारी चीजें। आइए, मेरन नाम का अरिहंत का एक किताब आता है ना, उसमें देखोगे, फॉरेन उत्तर का किताब है, उसमें मिलेगा बहुत सारे लिमिट से जो लॉपिटल से भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसमें, करा के देंगे, आप टेंशन मत करो। बट कहने का मतलब है कि अभी हम आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर से हमें क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले तो अलजेब्रिक ऑपरेशंस और लिमिट, ये वाला टॉपिक देख लेंगे अच्छे से, क्या क्या अलजेब्रिक ऑपरेशंस है वो जानेंगे। उसके बाद हम बेसिक बोर्ड लेवल के लिमिट्स को सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में एक्सरसाइज 1, दोनों ही चैप्टर का एक्सरसाइज 1 जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो उन दोनों चैप्टर का एक्सरसाइज 1 का सारे क्वेश्चंस में हम लॉपिटल रूल एक्सरसाइज 1 और 2 में अप्लाई नहीं करेंगे। किसी भी एक्सरसाइज 1-2 का क्वेश्चन में हम लॉपिटल रूल भूल करके भी अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वो एक्सेप्टेड नहीं है, उसमें नंबर नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं है वो लोग जानते हैं, वो मैं नहीं जानता हूं, ठीक है। बट एक्सरसाइज 3-4 के क्वेश्चन में अपन लगाएंगे उधर भी, ठीक है। तो सिमिलरली अगर एक्सरसाइज 1 और 2 का क्वेश्चन को कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का विदाउट लॉपिटल रूल सॉल्व करना है, तो लिमिट को भी बिना लॉपिटल रूल का सॉल्व करना आना चाहिए। तो लेक्चर 2 में हम अलजेब्रिक ऑपरेशन और बेसिक फंडामेंटल लिमिट्स को सॉल्व करेंगे, इवोल्यूट करेंगे, जिसको अपन विदाउट लॉपिटल रूल से स्टडी करेंगे। फिर लेक्चर 3 में आपको डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन दे करके फिर मैं लॉपिटल रूल स्टडी करूंगा, और उसके बाद सारे लिमिट्स को कहीं ना कहीं लॉपिटल के आधारित अपन सॉल्व करेंगे। बट लेक्चर 2 में हम ऐसे लिमिट सारे कर लेंगे जो आपके पिक्चर में आगे जिंदगी में आ सकता है और कभी भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कभी भी आपको देखने को मिलेगा, किसी भी वक्त बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, उसके आधारित अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर कल का लेक्चर 2 में सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए, जितने होमवर्क में देंगे अगर निपटा दिए, तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिमिट में कभी भी कोई दर्द नहीं होगा, ये मेरा गारंटी, ठीक है। तो पहले उस तरीके से देखेंगे बेसिक फंडामेंटल से, और फिर अपन लॉपिटल रूल स्टडी करके देखेंगे। बेसिकली ये तो ऐसे तो मैं पिछले 2 साल तो ऐसे ये डिफरेंशिएशन के बाद लॉपिटल रूल पढ़ाता हूँ, बट अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं उस चीज को सिखा करके पढ़ा देंगे लॉपिटल रूल, ठीक है। तो एक साथ लिमिट चैप्टर कंप्लीट करके ही आगे बढ़ेंगे, है ना। तो लिमिट कंप्लीट होगा, उसके मतलब लॉपिटल रूल होने के बाद लेक्चर 4-5 में हमें मिलेगा बाकी और भी डिफरेंट क्वेश्चन जितने प्रकार के पॉसिबल है। सैंडविच थ्योरम, लॉपिटल का एडवांस, लॉपिटल बहुत एडवांस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सैंडविच आएगा, है ना, इनबिल्ट लिमिट आएगा, ये सारे कहानी अपन धीरे धीरे देखेंगे, फिर निपटाते जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली इस चैप्टर में, वो हमें देखना पड़ेगा, है ना। जुगाड़ वगैरह कैसे लगाएंगे, है ना, डायरेक्टली देख के इतना बड़े बड़े लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे, उस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है।
तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एकदम रूट लेवल से डेवलप करेंगे। आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था और लेक्चर 2 से उसको और बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म करके फिर लेक्चर 3 और 4 ऑनवर्ड्स अपन जो है ओपी और जेई पे फोकस कर देंगे। लेक्चर 1 2 इज फॉर बोर्ड एंड जेई बोथ, ठीक है, बट लेक्चर 3 से अपन जेई एडवांस पे प्योरली फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त हुआ है ना। अगला लेक्चर आपको कल ही मिलेगा, आज थर्सडे है। अगला लेक्चर आज तो रात को मिल जाएगा लेक्चर, अगला लेक्चर आपको कल ही मिल जाएगा, तो उसका टेंशन आप मत लो, ठीक है। बट प्रॉपरली कल रात को लेक्चर मिलने से पहले ये लेक्चर खत्म कर देना बस, ठीक है। खत्म करके प्रॉपरली नोट्स वोट्स बना के काम निपटा देना, ठीक है। वही आपका मेन ड्यूटी है, ठीक है। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, विदा।